हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। हमें पता है जैट एग्जाम में एक बहुत ही यूनिक सेक्शन आता है, डिसीजन मेकिंग का सेक्शन। डिसीजन मेकिंग में भाई ऑलरेडी मेरा 99.80 परसेंटाइल आ चुका है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं, एक एक टॉपिक का, किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आपका पूरा का पूरा आइडियोलॉजी होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, एंड उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो भाई आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक ले लेनी है, पेन ले लेना और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हो तो आपको क्या करना है, जब भी स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करोगे, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, देन आप मेरी अप्रोच देखोगे, मैंने वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है, देन आप मैच करोगे कि अंडरस्टैंडिंग का गैप कहां पे है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसको फिक्स करने की ट्राई करेंगे। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो डिसीजन मेकिंग में आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहां पे गेन होने वाला है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ ही आप स्टडी बस की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे portal.studybus.co.in पे साइन अप कर सकते हो, जिसके बाद आप भाई फ्री मॉक्स और फ्री वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को एक और लेवल आगे लेके जा सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, जहां पे हम डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स, करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आप कैट या एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। इस पेनड्राइव कोर्स के थ्रू आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया जितने भी टॉप एमबीए कॉलेजेस है उसमें एडमिशन ले चुके हैं एंड आप भी इस कोर्स के थ्रू अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन इन एंड आउट कर सकते हो। जैसे आप ये पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आपको सिखाया होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके सिखाए जाते हैं एंड एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके साथ ही आपको ई बुक्स मिलती हैं, उस ई बुक में आप भाई इंटरेक्टिव तरीके से बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो। जो भी आपका वीडियो लेक्चर है उसके नोट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। इसके साथ ही हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। तो जैसे आपने वीडियो लेक्चर देखा, यहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एक पोर्टल मिलता है जहां पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस। इसको जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी भी इंप्रूव कर सकते हो, बिकॉज अब आप बिल्कुल उसी तरह से अपना टेस्ट देते हो जैसे आपका टाइमर बेस्ड टेस्ट एक्चुअल एग्जाम में होता है। पूरी प्रेपरेशन टाइम कहीं भी डाउट आता है तो आपके पोर्टल पे डाउट फोरम होता है जहां पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो एंड हमारे जो डाउट फैकल्टीज हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पूरे के पूरे साल का जो भी आपका एग्जाम है आपको डिटेल स्टडी प्लानर वहां पे मिल जाता है एंड पूरा का पूरा पोर्टल आपका होता है जिसपे आपको हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट तो मिलता ही है, साथ में आपको डेली जीके अपडेट्स मिलते हैं, ताकि जितने भी आपके ऐसे एग्जाम हैं जहां पे जीके काम आता है उसके भी नोट्स आपको मिल जाएं। एंड इसके साथ ही जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उनकी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, चाहे वो कैट, एनमैट, स्नैप, सीटी, सीमैट, जितने भी एग्जाम्स हैं उनका एक्चुअल इंटरफेस, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस, एकदम उसी तरह का आपको एनवायरनमेंट मिलता है, ताकि एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में किस तरह से आपको पेपर करना है वो आप यहां पे सीख पाओ। साथ में हर एग्जाम के बाद डिटेल्ड एनालिसिस आता है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। साथ में आप देख सकते हो कि टॉपर के वीजा वेज आप कहां स्टैंड करते हो और आपको किस तरह से इंप्रूव करना है। तो कहने का मतलब, इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद ना ही आपको अलग से कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन आपकी हो जाती है। जैसे आप इस पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करते हो studybus.co.in पे, आपको विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाती है। आप पेनड्राइव कोर्स में क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो। कॉम्बो कोर्स में आपको भाई जीडीपीआई वैट के वीडियो लेक्चर्स भी साथ में मिल जाते हैं। अगर आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, पोर्टल पे क्या क्या फीचर्स होंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक आपको स्टडी प्लानर मिलता है जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो, कौन सी डेट तक आप अपना सिलेबस फिनिश करना चाहते हो। जैसे आप वो टारगेट डेट सेलेक्ट करते हो, आपके डेली के गोल्स जनरेट हो जाते हैं। उन गोल्स को आपको अचीव करना है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अगर आप अपनी डेट चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपने एडजस्टमेंट्स ला सकते हो। कोई भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसको आप टैग कर सकते हो एंड प्रॉपर आपका रिवीजन यहां पे
होता रहेगा। साथ में अगर पोर्टल की बात करूं तो सारी की सारी ई बुक्स आपको मिलती है, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है, हर वीक का आपको करंट अफेयर का टेस्ट वहां पे अपडेट होता है, सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते हैं एलआरडीए वर्बल क्वांट्स के। इसके साथ ही फुल लेंथ मॉक्स की बात करूं तो 25 कैट के मॉक्स, 12 स्नैप के मॉक्स, जैट के मॉक्स, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, हर एक एग्जाम के एकदम उसी एग्जाम पैटर्न पे लेटेस्ट मॉक्स आपको मिलते हैं और टाइम टू टाइम ये अपडेट होते रहते हैं। अगर आपको इस पूरे कोर्स के बारे में और कोई इंक्वायरी लेनी है या फिर आपको डेमो लेक्चर्स इसके देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको कुछ वीडियोस दी हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से पढ़ाई होती है। और एल्स आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो एंड कोर्स की डिटेल्स पे आप जा सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। भाई देखो, डिसीजन मेकिंग अगर आप देखोगे एज अ टॉपिक तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कल को 2 साल बाद किसी ना किसी कंपनी के मैनेजर बनोगे और मैनेजर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिसीजन मेकिंग। अगर आप देखोगे भी जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम होते हैं, चाहे कैट हो, चाहे जैट हो, चाहे एफटी हो, इन एग्जाम्स में ये नहीं देखा जाता कि भाई आपकी नॉलेज कितनी है। इसमें ये देखा जाता है कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। तभी तो भाई आपको क्वेश्चन आसान देता है। बहुत इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं देता इंटरेस्ट में कि हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कि डिसीजन मेकिंग बहुत अलग पार्ट है, बट ये है कि डिसीजन मेकिंग आपने हर एग्जाम में किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेस्ट डिसीजन होना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज करना है एंड उसके बाद भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दो टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक मिलेगा आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन जिसमें आपको एक छोटा सा केस दे दिया जाएगा और उस केस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा होगा ग्रुप्ड क्वेश्चन जिसमें भाई एक आरसी जितनी लेंथ का केस दे रखा होगा, एक पूरा बिजनेस सिनेरियो दे रखा होगा एंड उस सिनेरियो के ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो इन्हीं दोनों टाइप के मैं आपको आज क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे एथिकल डिलेमा आएगा, जैसे भाई बिजनेस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट आएगा। तो बहुत सारी चीजें आएंगी और आपको भाई मैं ये बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। और उससे पहले मैं आपको बताता हूं हमारा 5 स्टेप प्रोसेस क्या है जिससे हम डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करने वाले हैं आज। देखो, सबसे पहले जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल केस हो चाहे वो ओवरऑल केस, आपको 2 चीजें 5 चीजें याद रखनी है दिमाग में जो मैं आपको 5 स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। वो है सबसे पहले रीडिंग द केस स्टडी। सबसे पहले भाई जो आपको केस दिया हुआ है उसे फटाफट से रीड करो और रेलिवेंट पॉइंट्स को दिमाग में ऑब्जर्व कर लो। देखो, मैं आपको बोलूंगा कि इस केस स्टडी के नोट्स बना लो, तो नोट्स बनाने कोई पॉइंट नहीं है, इतना टाइम नहीं होता। अपने दिमाग में आपको पॉइंट बनाना है। तो दिमाग में आपको पॉइंट बनाना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, ठीक है, और कोरिलेट करो फैक्ट की। और छोटी छोटी जो चीजें दे रखी है, छोटी छोटी चीजें, उस पर ध्यान देना। आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी उस बात से, ठीक है। और कोशिश करना कि भाई जब आप रीड कर रहे हो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, आप अपने आप को दूसरों के शूज में पुट कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू पुट योरसेल्फ इन शूज ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द केस, ठीक है। काफी केस छोटे होंगे, काफी बड़े होंगे, तो सारे केस को एनालाइज करो, अंडरस्टैंड लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की केस कहना क्या चाह रहा है। दूसरा, रीडिंग द क्वेश्चन। यार अब आपके सामने हो सकता है सिंगल क्वेश्चन हो या हो सकता है 5 क्वेश्चन हो, ये पांचों क्वेश्चन को आप फटाफट से रीड करो। रीड करने का फायदा क्या है? रीड करने का फायदा ये है कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे और आप एग्जैक्टली वही चीज ढूंढोगे जो पूछी जा रही है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनालाइजिंग द ऑप्शंस। ये यहां पे गेम स्टार्ट हो जाता है, जो आरसी का डिसीजन मेकिंग का गेम है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एनालाइज इसलिए बोल रहा हूं। ये सेक्शन इतना डिफिकल्ट क्यों माना जाता है? ये सेक्शन डिफिकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां पे कोई भी आंसर राइट या रॉन्ग नहीं होता। यहां पे कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, यहां पे सब कुछ ग्रे होता है और आपको इन ग्रे में से बेस्ट शेड को पिक करना है, ठीक है। तो भाई अगर आप देखोगे मैथ्स का, अगर मैं पेपर कर रहा हूं, इंग्लिश कर रहा हूं, मुझे पता है एक आंसर सही होगा, 3 गलत होंगे। डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं है, एक ज्यादा सही होगा, दूसरा कम सही होगा, यही फर्क होगा, ठीक है। तो आपको भाई जो चीजें दिमाग में रखनी है वो यही रखनी है कि सारे आंसर सही हैं, बट सटल सटल डिफरेंसेस होते हैं हर एक ऑप्शन में। उन सटल डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको सही आंसर को टिक करना है। अब सही आंसर करूंगा कैसे? उसके लिए मैं यूज करूंगा एलिमिनेटिंग मेथड। यही मेथड मैं यूज करूंगा। आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन आप डायरेक्टली ऑप्शन देख के टिक नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। हम पहले पांचों ऑप्शन में से डिलीट करेंगे, माइनस करेंगे, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, लास्ट वाला टिक करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन रीड करते ही दूसरे ऑप्शन में लग रहा है ये आंसर होगा, तो उसे टिक नहीं करना है, पांचों ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर एलिमिनेट करना है और उसके बाद मैं आंसर को टिक करूंगा।
और जो लास्ट चीज है वो मैं क्या करूंगा भाई, मैं आंसर को करूंगा वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करूंगा ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आपको एक स्ट्रेटजी समझ में आ गई है, ये स्ट्रेटजी हम लगाने वाले हैं। क्वेश्चन करने कैसे हैं ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट यार। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आ चुका है, ये एक्चुअल में एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं, एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके बाद जब आप ये वीडियो देख लोगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक असाइनमेंट, वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, तभी भाई मार्क्स बनेंगे, तभी ज्यादा मार्क्स बनेंगे, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये केस पढ़ना है भाई, पहले वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद खुद एक बार अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमा वाज अ फाइनेंस मैनेजर इन एन एमएनसी एंड फेल्ट दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस हैम्पर्ड हर करियर ग्रोथ। फर्दर शी क्विट द जॉब एंड स्टार्टेड अ कंपनी। व्हाइल स्टार्टेड इन द कंपनी, सीमा ने डिसाइड किया था कि भाई इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रखूंगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से मिल गया है। उसके बाद वो कह रही है 6 साल में सीमा एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई और अपने बिजनेस को उसने 8 लोकेशन में एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद उसके सामने एक एथिकल डिलेमा आ गया, ये यहाँ पे आ गया एथिकल डिलेमा का क्वेश्चन। एथिकल डिलेमा आ गया क्योंकि उसने रियलाइज करा कि जो फीमेल इंप्लॉइज हैं वो यार सिटी टू सिटी ट्रेवल नहीं करना चाहती, लेट आवर नहीं रुकना चाहती, स्ट्रेच नहीं करना चाहती वर्क आवर्स। इसीलिए इसीलिए उसने ये देखा कि जो मेल इंप्लॉइज हैं वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं। तो उसके सामने वही वाली सिचुएशन आ गई जो उसके सामने आई थी एमएनसी के टाइम। एमएनसी में भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए होता था क्योंकि भाई फीमेल को वहां पे कम रिस्पेक्ट मिलती होगी या कम उनको काम मिलता होगा या फिर वो ज्यादा इंटरेस्टेड होती नहीं होगी। सेम सिचुएशन सीमा ने फेस करी। अब सीमा के सामने वही चीज आ गई है कि भाई एक तो उसके सामने प्रेशर आ गया कि भाई वो फीमेल इंप्लॉयज रिड्यूस करके मेल इंप्लॉयज बढ़ाए ताकि कंपनी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। दूसरा, उसको ये भी पता है कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ही वो रीजन था कि उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी। तो व्हाट शुड शी डू एज अ कॉन्शियसनेस फीमेल एंटरप्रेन्योर। भाई अब आपको ये बताना है आंसर का सॉल्यूशन क्या होगा। आपके सामने 5 ऑप्शन है। सी इफ द विलिंग एम्प्लॉयज कुड बी गिवन असाइनमेंट व्हिच डू नॉट रिक्वायर ट्रैवल टाइम एंड इन्वॉल्व लेस ओवर टाइम, रिड्यूस द नंबर ऑफ female employees, let the status quo continue, henceforth hire only male employees, she should close the business। आपको यहाँ पहले क्वेश्चन को रीड करना है। जैसे मैंने को बताया हमें पूरी भाई डिटेल मिल गई है केस की। अब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। क्वेश्चन में 2 चीजें वो बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कंसाइजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ओन कॉन्शियसनेस या फिर ओन प्रिंसिपल, ओन कंसाइज। ठीक है, अपने प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए। और दूसरा जो वर्ड यहाँ यूज हो रहा है वो रहा है एंटरप्रेन्योर। आप भाई ऐसा नहीं है कि आप भाई सोचोगे फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है आपको। तो आपको अपना बेस्ट डिसीजन लेना है। इन 5 में से बेस्ट डिसीजन क्या होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करता हूं। मैं नीचे से ऑप्शंस देखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले भाई मुझे वो कह रहा है कि शी शुड क्लोज द बिजनेस। क्या ये करना चाहिए? आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ। हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज, ये तो भाई एकदम ही बेकार है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है भाई? क्योंकि उसने बिजनेस क्लोज करने के लिए स्टार्ट थोड़ी किया था। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अपना बिजनेस बंद कर दो, ये सॉल्यूशन है। भाई मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करूंगा कि भाई मैं पूरी कंपनी बंद कर दूं? दिस इज नॉट राइट। तो ये मेरा कैंसिल हो गया, ई ऑप्शन। डी पे आता हूं, हेंस हायर ओनली मेल एम्प्लॉइज। हाँ, ये भाई समझ में आ रही है मुझे बात कि भाई ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी साफ साफ कह रही है कि मेल एम्प्लॉइज जो है वो भाई अच्छा काम करते हैं, उनको एफिशिएंसी ज्यादा होगी और उसके सामने प्रेशर भी है। तो ये एक ऑप्शन है जो भाई निकल के आता है, इसको मैं कंसिडर करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। इसके बाद लेट द स्टेटस को कंटिन्यू। स्टेटस को कंटिन्यू का मतलब होता है जो जैसा है वो वैसा ही रह रहा है। भाई ये तो नॉन सेंसिकल है ना। भाई अगर हमें एक सिचुएशन दी है तो वो सिचुएशन इसीलिए तो दी है ताकि हम उसे सॉल्व करें, या हमने सिचुएशन इसलिए दी है कि सिचुएशन जैसी है वैसी रहने दे। तो ये भी मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले के। सेकंड वाला कह रहा है रिड्यूस द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज एज इट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट, शी शुड नॉट लेट अफेक्ट हर बिजनेस। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है तो ठीक, लेकिन ये एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम है इसलिए भाई अगर मान लो वो सारे के सारे फीमेल एम्प्लॉयज को निकालने लगेगी तो एट द एंड ऑफ द कंपनी में कोई नहीं बचेगा। ठीक है, और कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि अगर कोई भाई एम्प्लॉय लेट तक नहीं रुक सकता तो उसे टर्मिनेट कर दो। तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। दिस इज नॉट अ आइडियल रिस्पॉन्स जो करना चाहिए। तो ये मेरा गलत हो गया। अब है पहला वाला ऑप्शन, सी इफ विलिंग फीमेल एम्प्लॉयज कुड बी गिवन असाइनमेंट विच डू नॉट रिक्वायर ट्रेवल एंड इन्वॉल्व लेस ओवर टाइम। सी इफ फीमेल, तो इसमें देखो भाई ये एक स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये एक तरह से आप देखोगे तो एक मिडल पाथ बन गया। भाई प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम 2 थी। एक तो ये था कि मेल एम्प्लॉयज जो थे वो भाई डिफिकल्ट काम कर लेते थे, और फीमेल एम्प्लॉयज के साथ ये है कि भाई वो ओवर वर्क नहीं कर पाती है, ट्रैवल नहीं कर पाती। तो
ये एक सॉल्यूशन ऐसा है जो मुझे समझ में आ रहा है। वो सॉल्यूशन क्या है? ये मिडिल पाथ बन गया है। मिडिल पाथ किस चीज का बन गया है कि भाई जो दोनों प्रॉब्लम थी, अब क्या है, आप कंपनी को इस तरह से रीशफल कर दो कि भाई जो इंपॉर्टेंट काम है जिसमें सिटी टू सिटी ट्रैवल करना है उसको आप मेल को दे दो, और जो ऐसा काम है जो ऑपरेशनल काइंड ऑफ वर्क है या फिर कुछ अदर वर्क है जिसमें टाइम कम लगता है और आपको ट्रैवल भी ज्यादा नहीं करना पड़ता, वो आप फीमेल को दे दो। तो एक ये भी मेरा सॉल्यूशन है जो निकल के आता है। अब देखो भाई, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, मेरे पास ए और डी बच गए, दो ऑप्शन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपके सामने हमेशा ऐसा होगा 99% केसेस में कि आप दो ऑप्शन पे आके रुक जाओगे। दो ऑप्शन पे आके रुक जाओगे तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपके सामने दो ऑप्शन आ जाए, देखो एक होता है आइडियल आंसर और एक होता है प्रैक्टिकल आंसर। हमारे सामने कभी भी क्या होता है, दो चीजें आती हैं, और दो चीजें जो होती हैं वो ये होती हैं कि भाई हमें पता नहीं होगा। 99% केसेस में ऐसा होगा भाई, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, फिर आप बोलोगे मैं नैरो डाउन होके इन दो आंसर्स पे तो आ गया हूं, अब इन दोनों में से क्या सही होगा। हाँ, ऐसा होगा कि आप जब स्टेटमेंट रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए, बट कभी कभी जब आगे आपको मैं अभी कराऊंगा, जब लॉन्ग पैसेजेस कराने वाला हूं, उसमें आपको ये लगेगा कि भाई मैं ये दोनों आंसर सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, मैं क्या टिक करूं। तो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि आपको दो हैं और दोनों ऑप्शन आपको लगता है कि फ्लॉलेसली परफेक्ट है, उनमें कोई एरर ही नहीं है, तो आपको भाई मोस्ट आइडियलिस्टिक वाला सेलेक्ट करना है। ये मार्क कर लो कि मोस्ट प्रैक्टिकल वाला नहीं करना, मोस्ट आइडियलिस्टिक वाला करना है। डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, जस्ट मार्क द मोस्ट आइडियलिस्टिक आंसर इन केस अगर आप बीच में स्टक हो गए हो, जहां पे आप खुद ही डिलेमा में आ गए हो कि दोनों आंसर सही है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, अब मेरे सामने फर्स्ट और फोर्थ दोनों आंसर है, अब मुझे ये देखना है कि भाई ज्यादा बेटर कौन सा है, ज्यादा बेटर कौन सा है। अब अगर मैं फोर्थ वाला देखूं तो ये भी अगर आप देखो सेकंड वाले का एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम है कि अब आने वाले टाइम में सिर्फ मेल को ही हायर करो। ये तो गलत है ना कहीं ना कहीं, मतलब 1% तो गलत है ही ना कि सिर्फ आप मेल को हायर करते रहोगे, तो थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट इसी प्रिंसिपल पे हुई थी। देखो यहाँ पे आ गई प्रिंसिपल वाली बात, जो क्वेश्चन में दिखा हुआ है यही इसी प्रिंसिपल पे था कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो अगर आप मेल को हायर करते रहोगे तो एक टाइम के बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? बेस्ट पॉसिबल आंसर है ए। सी इफ विलिंग फीमेल एम्प्लॉयज कुड बी गिवन असाइनमेंट व्हिच डू नॉट रिक्वायर ट्रैवल एंड इन्वॉल्व लेस टाइम। समझ में आया क्वेश्चन आपको? भाई क्वेश्चन इसी तरह से करना है, अपने लॉजिक्स को बिल्ड करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आपका 10 में से 8 बार आंसर सही आएगा ही आएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई पॉज करो, फिर से पॉज करो, पॉज करने के बाद पहले पूरी वीडियो देखो, क्वेश्चंस को रीड करो और खुद टिक करो। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, केस क्या कह रहा है? केस ये कह रहा है कि एक डाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इन्होंने एक प्रोडक्ट बेचा था जिसमें फ्यू बग्स थे, बग्स मतलब कुछ एरर टाइप हो गए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी 1 मिलियन लोगों को बेच चुके हैं। अब उनको बाद में रियलाइज हुआ कि भाई अगर ये बग रहे तो वो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है, मतलब हो सकता है डाटा चोरी हो जाए कस्टमर का या कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो अब कंपनी क्या करे, क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर उन्होंने कस्टमर को बताया तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में खत्म हो सकती है, लोग सोचेंगे भाई इनका प्रोडक्ट तो बेकार आता है। तो अब आपसे पूछा है विच इज द मोस्ट एथिकल ऑप्शन। भाई क्वेश्चन को 3 बार रीड करो तब जाके आप पकड़ पाओगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब मुझसे पूछा है व्हाट विल बी द मोस्ट एथिकल ऑप्शन फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए यहां पे सबसे एथिकल क्या है, क्या करना चाहिए कंपनी को, क्या नहीं करना चाहिए। आओ ऑप्शन देखते हैं फटाफट से। ऑप्शन कह रहा है पहला, apologize and fix up the bugs for all customer even if it has to incur loss। दूसरा है do not tell the customer about bugs and remove only when the customer face problem even it means the losses। keep silent and do nothing। चौथा है keep silent but introduce an improved product that is bug free at the earliest। take the product off the market and apologize the customer। अब अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड करा ना, क्वेश्चन ने बोल दिया पहले कि मुझे बताओ एथिकल क्या है, तो एथिकल इसमें से ना ही बी है, ना ही सी है और ना ही डी है। तीनों के तीनों जो हैं वो हाईली अनएथिकल है कि आप भाई चुपचाप बैठे हो, कस्टमर का लॉस हो रहा है तो मैं ये काम करता ही नहीं, तो ये तो गलत है। ठीक है, कस्टमर को पता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो तीनों के तीनों अनएथिकल है। तो देखो आपको 2 सेकंड में आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया और आपने तीन ऑप्शन कर दिया एलिमिनेट। अब मेरे पास दो बचे, ए बचा है और ई बचा है। अब देखते हैं दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला बेट पढ़ते हैं। फिफ्थ वाला कह रहा है टेक द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट एंड अपोलोजाइज द कस्टमर, और ए बोल रहा है अपोलोजाइज एंड फिक्स अप द बग एंड फॉर ऑल द कस्टमर इवन इफ इट हैज टू इनकर लॉसेस। अब देखो इन दोनों को अगर आप ध्यान से रीड करोगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो ए वाला ऑप्शन है ना वो थोड़ा बेटर है। रीजन बीइंग, अगर ई वाला लोगे तो भाई आपका प्रोडक्ट ही चला गया, प्रोडक्ट चला गया तो लाइफ टाइम का लॉस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ए वाला जो है वो उसमें अपोलोजाइज कर लोगे और अपने बग्स का, भाई जितने भी बग हुए हैं उसको आप ठीक करके दे दोगे, तो कंपैरेटिव लॉसेस है वो कम होंगे
और भाई उनका प्रोडक्ट इंप्रूव होगा, जो अभी के कस्टमर्स हैं वो भी थोड़ा सा आपको बिलीव करेंगे कि हाँ यार इनका प्रोडक्ट ठीक है। ऐसा एक्चुअल में होता है। अगर आपको पता ना हो भाई, अभी रिसेंटली एक कार कंपनी भी थी जिसके भाई गाड़ी में अगर आपने देखा एमिशन का प्रॉब्लम चल रहा था, तो भाई एमिशन का प्रॉब्लम चल रहा था, उन्होंने सारी गाड़ियां फ्री में ठीक करी थी, चाहे लॉस हो चाहे ना हो, लेकिन एक गुडविल जो है वो खराब होने के बाद थोड़ी बहुत ठीक भी होती है। कस्टमर का एक रिलायबल ट्रस्ट बनता है कि हाँ यार अगर हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या हमारे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी कंपनी हमें प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने देखा हो सैमसंग का केस हुआ था, जब उनका फोन ब्लास्ट हो रहा था, भाई बार बार ब्लास्ट हो रहा था, तो कंपनी ने बोला था सारे के सारे फोन वापस दे दो और आप नए फोन ले जाओ जिसमें नई बैटरी लगी हुई है। तो कंपनीज करती हैं और यही इस केस में बेस्ट पॉसिबल आंसर भी है। तो ये मेरा आंसर हो गया, अपोलोजाइज, फिक्स अप द बग फॉर ऑल कस्टमर इवन इट हैज टू इनकर लॉसेस। ठीक है, तो भाई एक्चुअल कंपनीज में भी जब ऐसा कुछ होता है तो वो यही ऑप्शन को सेलेक्ट करती है और यही करना चाहिए। मोस्ट आइडियलिस्टिक भी यही है, मोस्ट प्रैक्टिकल भी इस केस में यही आंसर है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद भाई ये तो कंपैरेटिवली फिर भी इजी है, जो सिंगल केस है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे बिग केस वाले, तो वो आपको और भी अच्छे से दिमाग लगा के करने हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द सिटी ऑफ नागपुर Nagar has a population of 10 million, 2 million among whom were rich, 3 million poor and 5 million belong to the middle class. सौंदर्य कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर्ड एंड ये तो वो कह रहा है भाई एक सिटी है नागर जिसमें 10 मिलियन टोटल लोग हैं, जिसमें से 2 मिलियन जो है वो रिच हैं, 3 मिलियन पुअर हैं और 5 मिलियन जो है वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है सौंदर्य कॉस्मेटिक्स और वो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती है रिच क्लास को एट अ प्रीमियम प्राइस। अब वो क्या करेंगे कि उनके जो प्रोडक्ट हैं भाई वो कस्टमर में बहुत पॉपुलर है, और उनका कस्टमर कौन है? रिच क्लास उनका कस्टमर है। और वो कह रहे हैं कि भाई मिडिल क्लास और पुअर जो सेगमेंट है वो भी भाई ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं बट खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई है। और धीरे धीरे ऑफ लेट मतलब टाइम के साथ कंपनी को ये रियलाइज होता है कि जो सेल ग्रोथ है वो भी स्टैग्नेंट हो रही है रिच सेगमेंट में, मतलब रिच सेगमेंट में उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो गई, उतनी आ गई है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर भाई आप खुद सेलेक्ट करो, क्योंकि पांचों ऑप्शन सही है कहीं ना कहीं, पांचों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं देखना चाहता हूं भाई आप अपनी क्या डिसीजन मेकिंग अप्रोच लगाते हो, उसके बाद भाई मेरा आंसर देखना है आपको। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करना है भाई, ऐसे नहीं करना, मजाक में नहीं करना है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सौंदर्य कॉस्मेटिक टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ये बात मुझे समझ में आ गई कि मेरा भाई ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन का, कि मुझे प्रॉफिट को जो है वो क्या करना है भाई, वो करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, मेरे पास पांच ऑप्शन है। सेल द सेम प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, सेम प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे बेच दो मिडिल और पुअर क्लास को। सेल इट्स प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स टू मिडिल एंड पुअर क्लास। ठीक है, सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी विद डिफरेंट ब्रांड नेम टू मिडिल एंड पुअर क्लास। लगभग लगभग आप देखो शुरू के तीनों ऑप्शन एक ही बात बोलना चाह रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है। चौथा, कंटिन्यू टू रिच टारगेट ओनली एंड होप दैट टुडेज मिडिल क्लास विल बी टुमारोज रिच क्लास। एंड फिफ्थ वाले को टारगेट मिडिल क्लास एज इट इज द लार्जेस्ट सेगमेंट एंड फॉरगेट अबाउट द रिच क्लास। अब देखते हैं भाई इसमें मैं क्या करूंगा। सबसे पहले मैं करूंगा एलिमिनेट। देखो फिफ्थ ऑप्शन, देखो फिफ्थ ऑप्शन कह रहा है कि टारगेट मिडिल क्लास एंड फॉरगेट अबाउट द रिच क्लास। भाई फॉरगेट अबाउट द रिच क्लास थोड़ी करना है मुझे तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज तभी होंगे जब रिच सेगमेंट भी होगा, मिडिल भी होगा, पुअर भी होगा। अगर मैं मिडिल की तरफ चला जाऊंगा तो एक टाइम बाद यहाँ पे स्टैग्नेट हो जाएगी ग्रोथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ये हो गया एलिमिनेट। चौथा ऑप्शन देखता हूं, कंटिन्यू टू टारगेट रिच ओनली। भाई ये तो बहुत ही वेग बात है ना, ये तो वेग बात है, ये कभी मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं करेगा। ये तो भाई स्टेटस को है, जो जैसा है वैसे ही रहने दो, तो इसका मतलब ग्रोथ उसकी कांस्टेंट रह जाएगी। तो डी वाला ही मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। यहाँ पे भाई मैं सेम चीज बोल रहा हूं लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, तीनों की अप्रोच डिफरेंट है। मुझे सेलेक्ट करनी है यहाँ पे क्या, बेस्ट अप्रोच। अब देखो सबसे पहले सेल द सेम प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस टू मिडिल एंड पुअर क्लास। अगर मैं सेम प्रोडक्ट को मिडिल और पुअर को बेचूंगा तो क्या होगा भाई, रिच बोलेगा मैं पागल हूं क्या, मैं आपको इसी चीज का ज्यादा पैसा दे रहा हूं और मिडिल क्लास कम पैसा दे रहा है, तो जो उसकी गुडविल है वो रिच में खत्म ही हो जाएगी और भाई इससे कंपनी का होगा लॉस, प्रॉफिट जाएंगे नुकसान में। तो ये भी हट गया। अब आती है बी और सी की बात। अब यहां पे आपको सोचना है बहुत ज्यादा भाई, दोनों एकदम ग्रे आंसर हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। आपको अब ये देखना है ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा है। इसको आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपने केस को बहुत ध्यान से रीड कराओ। सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को रीड करने से पहले एक लाइन को हम फिर से रीड करते हैं। वो रीड क्या है, मैनी पीपल फ्रॉम द मिडल एंड पुअर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एस्पायर्ड टू बाय दीज प्रोडक्ट। भाई जो मिडल और पुअर सेगमेंट है वो यही प्रोडक्ट लेना चाहता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई और प्रोडक्ट लेना चाहता है। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि भाई अगर मैं ब्रांड नेम चेंज कर दूंगा तो वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा और लोगों की एस्पिरेशन जो थी, जो डिजायर थी, वो खत्म हो जाएगी। भाई सस्ते प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत आते होंगे ना डिफरेंट ब्रांड के, लेकिन डिफरेंट ब्रांड का तो मतलब वही हो गया ना कि कोई और कंपनी है, तो इसका मतलब लोग इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे।
ये हो गया गलत। अब देखो सी वाला क्या मेरा वेरीफाई हो रहा है आंसर, सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड, हाँ ये हो रहा है। ये भाई सिमिलर प्रोडक्ट उसी ब्रांड के अंदर मैंने कैटेगरी और निकाल दी भाई, डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड की है, उसी टाइप के प्रोडक्ट है, इसमें चाहे डिफरेंट ब्रांड नेम दे दो, मतलब भाई मेन कंपनी जो है वो रहेगी सौंदर्य है, और सौंदर्य का एक छोटा सा प्रोडक्ट और है फॉर मिडिल एंड लोअर क्लास, या भाई कम रुपए में या छोटी क्वांटिटी कम स्टैंडर्ड का, तो मिडिल क्लास और पूरे क्लास के लिए ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% यही आंसर होना चाहिए, बट बी और सी में सी वाला जो है कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि इसमें जो लोगों की एस्पिरेशन है वो भी पूरी हो गई, सिमिलर प्रोडक्ट है उसी ब्रांड नेम के नीचे है, चाहे ब्रांड नेम जो सब्सिडरी ब्रांड नेम है वो मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन जो मेन ब्रांड है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, ठीक है, जो मेन ब्रांड है। और उसके बाद जो आपका रिच सेगमेंट है उसको भी बुरा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसे हमेशा लगेगा कि मेरे पास तो प्रीमियम क्वालिटी है, और जो मिडिल और लोअर वाला है उसके बाद डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो तीनों में ये टारगेट कर सकता है, इसमें ये मिडिल में भी लॉन्च कर सकता है और लोअर में और भी ज्यादा डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ कर सकता है। ऐसा करता है कौन करता है, आपको पता होगा, अमूल का जो भाई पैकेट वाला मिल्क आता है भाई, उसमें ये होता है, अगर आपने देखा हो कभी, कि डिफरेंट क्वालिटी ऑफ मिल्क आता है भाई, एक टोन्ड होता है, एक डबल टोन्ड होता है, एक ट्रिपल टोन्ड होता है, तो भाई जो जिस सेगमेंट में आता है वो उस सेगमेंट का परचेज कर लो, और भाई अमूल जो है वो बिगर ब्रांड रह गया और डिफरेंट ब्रांड बन गया उसका भाई, सिंगल टोन, डबल टोन, ट्रिपल टोन, और डिफरेंट क्वालिटी हो गई, तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया, ये हमारा आंसर टिक हो गया। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुम एक रिक्रूटमेंट मैनेजर हो किसी कंपनी में और तुम मयंक का इंटरव्यू ले रहे हो, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है भाई, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, और वो वर्नाकुलर मतलब मीडियम स्कूल में पढ़ा है और कॉलेज में पढ़ा है, तो उसकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इफ द कंपनी हैज वैकेंसीज, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। अब आप पांचों पॉइंट पढ़ोगे, पांचों कहीं ना कहीं सही है, लेकिन आपको बेस्ट पिक करना है जो सबसे ज्यादा सही है, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ पे ये टिक करना है, तो आप इस केस में क्या करोगे, सबसे पहला ऑप्शन है आई वुड हायर हिम एट ऑल कॉस्ट, मैं भाई हायर कर लूंगा किसी भी कॉस्ट पे। दूसरा है आप उसे प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस की जॉब नहीं दोगे, प्रोडक्शन फाइनेंस की जॉब दोगे, मार्केटिंग की जॉब नहीं दोगे जहां पे अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए। थर्ड है आई वुड आस्क हिम टू इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन, कम बैक, आई वुड नॉट हायर हिम, ही माइट बी अ बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हिज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुअर, आई वुड हायर हिम फॉर द जॉब, ये है। अब देखते हैं ये एलिमिनेट सबसे पहले कौन कौन से हो रहे हैं। आई वुड हायर हिम एट ऑल कॉस्ट, भाई ये तो बिल्कुल ही वेग नेचर है, एट ऑल कॉस्ट क्या करेगी कॉस्ट, तो ये एकदम गलत है, ये कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई और कौन कौन सा मैं यहां से एलिमिनेट कर सकता हूं। मैं फोर्थ वाला क्या एलिमिनेट कर सकता हूं, फोर्थ वाला रीड करो। फोर्थ वाला कह रहा है कि आई वुड नॉट हायर हिम एज ही माइट बी अ बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ हिज पुअर कम्युनिकेशन स्किल है यहाँ पे, सॉरी, बिकॉज ऑफ हिज पुअर कम्युनिकेशन स्किल एंड, ये है। तो भाई आप यहाँ पे क्या टिक करोगे, अब देखो आई वुड नॉट हायर हिम एज ही माइट बी अ बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ हिज पुअर कम्युनिकेशन स्किल, और जो थर्ड पॉइंट है आई वुड हायर हिम टू इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन में कम बैक अगेन, ये दोनों ही कहीं ना कहीं नेगेटिव है। देखो फोर्थ वाला क्या है कि आप उसे बोलोगे भाई बर्डन है ये है, लेकिन भाई आपको एक लाइन यहाँ पे रीड करनी है, हार्ड वर्किंग यंग गाय, भाई कंपनी में तो हार्ड वर्किंग लोगों की जरूरत है ना यहाँ पे भाई, क्योंकि ये दिया नहीं हुआ कि भाई वो अपनी और बाकी चीज में एक्सपर्ट है कि नहीं है, तो मैं ये एज्यूम करूंगा ऐसे क्वेश्चन में कि बाकी चीजों में ये परफेक्ट है, बस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो हर चीज में परफेक्ट है तो भाई बर्डन तो नहीं है ना, बस कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो ये भी मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत है। थर्ड वाला भी सिमिलर है भाई, थर्ड वाला मान लो मैंने से बोला को कम्युनिकेशन में घर जा, वो घर जाके हो सकता है वो वापस ही ना आए, उसकी ईगो हट जाए, वो सोचे भाई मुझे बोला ऐसे, अब मैं कंपनी में जाऊंगा ही नहीं, और कंपनी जो है वो एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को लूज कर देगी। अब बात आती है सेकंड और फिफ्थ की, यहाँ पे भाई ये दो ग्रे कलर मुझे निकल गए हैं, मुझे देखने ज्यादा ग्रे कौन सा है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब वो कह रहा है आई वुड हायर हिम फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस जॉब बट नॉट फॉर अ मार्केटिंग जॉब विच रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल, और फिफ्थ बोला आई वुड हायर हिम फॉर द जॉब ही इज गुड एट एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन द अदर एरिया। अब देखो भाई यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर 5, भाई जिसमें आप गुड हो उसमें तो सेलेक्ट करोगे ना, बाकी एरिया में तुम्हें ट्रेनिंग दे देंगे। भाई सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है, भाई आप एक चीज देखो, आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस में कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, हो सकता है यहाँ पे भी जो लोग काम करते हो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, यहाँ पे भी इंग्लिश यूज होती हो, सिर्फ मार्केटिंग जॉब में इस कम्युनिकेशन स्किल यूज होती है, ये तो गलत है। और दूसरी बात है, आपको क्या पता वो प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस में गुड है, हो सकता है वो ऑपरेशन में गुड हो सकता है वो मार्केटिंग बहुत अच्छी करता हो बट इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हो, तो इसीलिए भाई इसका आंसर ये होगा आई वुड हायर हिम फॉर द जॉब ही इज गुड एट, जिसमें वो अच्छा है, और जो चीज उसकी प्रॉब्लम है वहां पे उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, ये आंसर है। और यही कॉर्पोरेट्स में होता है, आपको सेलेक्ट किया जाता है अपनी कैपेबिलिटीज पे, फिर आपको टाइमली भाई ट्रेनिंग मिलती है, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में अलग अलग चीज की ट्रेनिंग मिलती है, ताकि आप एक बेटर रिसोर्स बन के निकलो। भाई कंपनी अगर आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है ट्रेनिंग में, तो वो इसीलिए कर रही है क्योंकि कल आप उसे आउटपुट दोगे उसी चीज से।
तो वो इसीलिए आपको ट्रेन करती है। जितनी भी आप देखोगे आईटी कंपनीज होती है जो आप कॉलेज लेवल में पढ़ के जाते हो, भाई वो कॉलेज में जो आप पढ़ के जा रहे हो वो आप कभी कंपनीज में इनकॉर्पोरेट थोड़ी करते हो। कंपनी अपनी ट्रेनिंग देती है, लेकिन कंपनी ये देख लेती है हाँ बंदा ये रिसर्च वाला अच्छा है, ये फाइनेंस में जा सकता है, ये ऑपरेशन में जा सकता है, इसका थिंकिंग स्किल ऐसा है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेती है आपकी स्किल्स के ऊपर, फिर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देती है जो जो आपको चीजें वीक है या थोड़ा सा जहां पे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो ये मेरा बेस्ट पॉसिबल आंसर हो गया और ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आया है असली क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब आप करोगे तो भाई मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया। और अगर आपने भाई ऐसे क्वेश्चन को पकड़ लिया तो आप ये समझ लो आपके सीधे सीधे 6 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स आ गए हैं जेट के पेपर में। ठीक है, पॉज करो, 2 मिनट लगाओ, इस पैराग्राफ को 2 या 3 बार रीड करो, फिर आगे कराऊंगा इसके क्वेश्चंस। भाई वो क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है एक राजीव सिंगल है जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है लोहा इंडिया लिमिटेड का। लोहा के कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और भाई उसके साथ आए हैं बाकी डायरेक्टर्स, जितने कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो आए हैं। और वो भाई कंपनी का जो प्रेसिडेंट है गणेश ठाकुर उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करने आए हैं, उसने कुछ हरकतें करी होंगी और भाई उन लोगों ने डिमांड करा है कि भाई प्रेसिडेंट को फायर कर दो। अब क्या मैटर हुआ है ये देखते हैं, कौन है गणेश ठाकुर और उसने क्या किया। भाई गणेश ठाकुर ये रहा बंदा, और इसने अभी अभी ये रिसेंटली अपॉइंट हुआ एज प्रेसिडेंट, और इसने भाई देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स है, मैनेजमेंट एम्प्लॉइज प्रॉब्लम्स है, और उसने कहा कि मैं डायरेक्ट डील करूंगा इंडिविजुअल से। तो उसने, अब ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लाइन देख लेना, इसको मार्क कर लेना, ये आपका आगे यूज होगी। डिड अ कंपनी डिड नॉट हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्राइक्स और एनी फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एक्शन। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कंपनी बंद हुई है, लोगों ने भाई हड़ताल करी हो, स्ट्राइक करी हो, कंपनी अच्छे से चल रही है, इसका मतलब वहां पे अच्छा वर्क कल्चर है, लोग वहां पे काम करने से खुश है। लेकिन लेकिन मिस्टर ठाकुर को ऐसा लगा कि भाई अगर वो डायरेक्टली डील करेगा इंडिविजुअल से तो भाई वो डायरेक्ट अच्छे से डील कर सकता है मैनेजमेंट के साथ। तो इसमें एक इसने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया ठाकुर साहब ने। वो इनिशिएटिव ये लिया कि उसने कहा कि जो सुपरवाइजर्स की जो वेजेस है वो खुद पर्सनल लेवल पे नेगोशिएट करेगा हर एक सुपरवाइजर से इंडिविजुअली। तो इसीलिए उसने कहा कि मैं इस नेगोशिएशन मीटिंग में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसे भी नहीं करूंगा मैं, ताकि मैं बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन ले सकूं। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं उसमें कोई फेवरिज्म हो जाता है, वो कहता है भाई ये वाला सुपरवाइजर अच्छा है इसको ज्यादा सैलरी दे दो। तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल अनबायस्ड होके डिसीजन लूंगा और मैं सारे के सारे सुपरवाइजर की सैलरी खुद डिसाइड करूंगा। उसने नेगोशिएट करा और उसने भाई हर एक कॉन्ट्रैक्ट को, हर एक सुपरवाइजर के लिए उसने एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हर किसी का अलग सैलरी डिसाइड करी। तो इसने सोचा कि भाई इससे फायदा क्या होगा, जो भी मेरे साथ भाई लोग जुड़ रहे हैं, जो सुपरवाइजर हैं, उनको भाई अपना रिवॉर्ड मिलेगा परफॉर्मेंस का। भाई जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उनकी सैलरी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा कि सबकी सैलरी बराबर है। इसने पूरा का पूरा भाई प्रोसेस सक्सेसफुल इंप्लीमेंट कर दिया था, एक्सेप्ट यहां पे अब आ गया ट्विस्ट कहानी का, एक्सेप्ट दोज इन वर्किंग इन नाइट शिफ्ट। जो नाइट में शिफ्ट में काम करते थे उनसे उसने डीलिंग नहीं करी, उनसे उसने बात नहीं करी। और उसने क्या करा, उसने बस क्या करा कि उसने देखा जो मॉर्निंग वालों की शिफ्ट है, जो डे शिफ्ट में जो सुपरवाइजर है, उसी के अकॉर्डिंगली उसने एक यूनिलेटरी बेंचमार्क लगा दिया, एक एवरेज निकाल के कि भाई इतनी सैलरी दे दो नाइट वालों को। अब इससे हुआ क्या, सर्वल डेज रामलाल करके एक बंदा था, वो रामलाल नाइट शिफ्ट में काम करता था। वो भाई बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था मिस्टर ठाकुर से मिलने के लिए, अपनी वेजेस के बारे में बात करने के लिए। उसे लगा कि भाई ही वॉज डिसग्रंटेड नॉट ओनली ओवर हिज फेलियर बट ऑल्सो ओवर द लैक ऑफ डिस्कशन अबाउट हिज वेज कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू बीइंग इट्स इफेक्टेड। उसने कहा कि भाई वेज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी वो परेशान था, और साथ में इसीलिए भी वो परेशान था क्यों, क्योंकि वो प्रेसिडेंट से मिल ही नहीं पा रहा था, उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। और साथ में ये दिया हुआ है कि जो रामलाल है भाई उसकी फैमिली में 6 डिपेंडेंट है, तो उसे लगता था कि उसकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए और हो सकता है कुछ और चीजें उसे डिस्कस करनी हो। अब वो कह रहा है भाई लास्ट थर्सडे क्या हुआ, जो रामलाल था वो गया प्रेसिडेंट के ऑफिस में और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह भाई सेक्रेटरी ने इस बार भी रिफ्यूज कर दिया और बोल दिया कि ठाकुर साहब बिजी हैं और वो आपसे नहीं मिल सकते। इस बात से गुस्सा आ गया रामलाल को, और रामलाल भाई प्रेसिडेंट के ऑफिस में घुस गया और भाई मिस्टर ठाकुर को वो चिल्लाने लगा कि मेरी सैलरी को बढ़ाओ, मेरी वेजेस को बढ़ाओ। इस बात पे मिस्टर ठाकुर जो था उसने भाई गुस्से में बोला रामलाल को गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस, एंड उसने बोला कि भाई ये सारी बातें तुम ऑफिशियल चैनल के थ्रू करो डिस्पाइट। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, उसने बोला कि अपना ग्रीवेंस जो है वो ऑफिशियल चैनल के थ्रू करो, बट रामलाल बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, सेवरल डेज लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात से रामलाल को गुस्सा आया और उसने रामलाल पे स्विंग एट प्रेसिडेंट कर दिया, और बदले में जो प्रेसिडेंट था उसने भाई एक पंच मारा रामलाल के, और रामलाल जो है वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। ये मुझे पूरा केस दिया हुआ है। अब मुझे पूरा केस समझ में आ गया है क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अब मैं आता हूं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन, द मोस्ट लाइकली प्रीमाइज बिहाइंड मिस्टर ठाकुर इनिशिएटिव रिगार्डिंग इंडिविजुअलाइज मीटिंग सीम्स टू बी। अब वो कह रहा है कि क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा इन पांचों में से क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है,
अब मिस्टर ठाकुर ने सैलरी को डिसाइड करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया था उसके पीछे क्या प्रीमाइस था, हम देखेंगे। वही जो हमारा प्रॉब्लम था, क्या करेंगे हम, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले he would not he लास्ट से देखते, he would be able to know who trouble makers in the plant are by interacting with the supervisor। भाई ये तो कहीं डिस्कशन हुआ ही नहीं ना, ये तो बस एक तुम एजम्पशन ले रहे हो कि हाँ डिस्कशन क्या होगा, बट डिस्कशन तो सैलरी के ऊपर हुआ था, तो ये तो हो गया गलत। डी वाला देखते हैं कि मैनेजमेंट विल बी एबल टू फोर्स सुपरवाइजर टू एक्सेप्ट लेसर वेजेस इंडिविजुअली। उसने ये तो कहा ही नहीं ना, अगर आपको याद हो, अगर हमने देखा हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें हमने देखा था कि भाई जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ये तो बोला ही नहीं कि सैलरी कम एक्सेप्ट करो, तो ये पॉइंट भी हमारा चला गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स विद सुपरवाइजर वुड अलाउ द मैनेजमेंट टू प्रिवेंट एनी पॉसिबल कलेक्टिव एक्शन बाय द सुपरवाइजर। अब ये बात तब वैलिड होती जब पहले ऐसा कुछ हुआ होता कि पॉसिबली भाई सारे वर्कर्स ने हड़ताल करी हो, लेकिन हमने पढ़ा था डिड नॉट हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्राइक, तो भाई कोई हिस्ट्री स्ट्राइक में नहीं है, तो ये भी तुमने क्या करा, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द पैसेज। भाई कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है क्योंकि कंपनी ने तो पहले ही बोल दिया कि उनकी कंपनी में कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा एग्रेसिव केस। ठीक है, तो ये भी मेरा डिलीट हो गया। अब बचा मेरे पास ए और बी। ए और बी देखते हैं, भाई बी वाला देखते हैं, बी क्या कह रहा है, एम्प्लॉय रिलेटेड पॉलिसी शुड अलाउ स्कोप फॉर बार्गेनिंग बाय विच एम्प्लॉय लीड्स टू अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉइज। भाई ये अगर तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में वेग है, ये स्टेटमेंट वेग है। अगर आप देखोगे फर्स्ट पार्ट जो है इस स्टेटमेंट का, वो सेकंड पार्ट का कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये भी गलत है। ए वाला देखते हैं, इन्वॉल्विंग ऑफ कंपनी प्रेजेंट वेज प्रॉब्लम्स विल लीड टू अ बेटर गुडविल टुवर्ड्स मैनेजमेंट अमंग द वर्कर्स। हाँ ये सही है, यही तो उसका थॉट प्रोसेस था ना। ये देखो पैसेज में लिखा हुआ है कि भाई उसने कहा था कि अगर मैं खुद करूंगा, ये देखो हाउ एवर मिस्टर फेल्ट डीलिंग डायरेक्टली विद ही कुड पोर्ट्रे मैनेजमेंट कंसर्न फॉर द एम्प्लॉइज। तो यही चीज है कि भाई गुडविल एक अच्छी बनेगी वर्कर के सामने, और वर्कर जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। देखो किसी भी कंपनी में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यही होती है कि वर्कर्स को हमेशा लगता है कि मैनेजमेंट मुझसे ज्यादा काम करा रहा है, और मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो अगर भाई मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है वो वर्कर्स के साथ अच्छे से डील करेगा, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करेगा, तो भाई एक गुडविल बनेगी, और उस गुडविल के ऊपर भाई आपको काम मिलेगा। अच्छा यही चीज होती है भाई बड़ी बड़ी कंपनी में, अगर आप देखोगे गूगल वगैरह में, तो गूगल वगैरह कंपनी दुनिया में इसीलिए इतनी पॉपुलर है क्योंकि उनका वर्क कल्चर दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर बोला जाता है। उनसे बोला जाता है भाई वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि भाई आप 80% जो है वो काम करो, 20% अपना बिजनेस करो अगर आप करना चाहते हो तो। गूगल कहता है कि भाई आपको मैं हर साल कुछ ना कुछ दूंगा, वर्क कल्चर अच्छा रहेगा, फ्राइडेज को काम कम करना है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी कंपनी में ऐसा होगा कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो और आप टॉप मैनेजमेंट जो है वो भाई गाली दे रहा है अपने इंप्लॉइज को, वर्कर्स को, तो वो भाई बंदा छोड़ के भाग जाएगा कंपनी को। तो यही उसका पर्पस था कि भाई टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट बात करेगा सुपरवाइजर से, तो सुपरवाइजर जो है वो खुश रहेगा। देखो 3 लेवल होते हैं किसी कंपनी में, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, और एक होता है लोअर लेवल। टॉप लेवल होता है जिसमें आपके प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएमओ, जितने भी सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद भाई अगर मैं आपसे बोलूं मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल होते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर। और फिर होता है लोअर में होते हैं आपके सुपरवाइजर्स वगैरह, सुपरवाइजर्स हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, जो वर्कर्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल को लोअर लेवल तक अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो भाई हमेशा कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी और कंपनी में एक गुडविल बनी रहेगी। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द सीम्स मोस्ट लाइकली टू बी कॉज ऑफ रामलाल ग्रीवेंस। रामलाल ग्रीवेंस का सबसे ग्रीवेंस जो था, जो उसे भाई गुस्सा आ रहा था, वो परेशान था, उसका सबसे ज्यादा रीजन क्या है, ये आपको देखना है। सबसे पहले भाई देखते हैं हिज डिसअपॉइंटमेंट विद द मैनेजमेंट फिलॉसफी ऑफ हैविंग वन टू वन इंटरेक्शन वर इन वीज फोर्स टू ये। ठीक है, अब अगर आप पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे तो ये फिलॉसफी जो थी, ये फिलॉसफी एक कलेक्टिव इशू है भाई, टारगेट पॉलिसी को कर रहा है। ये कह रहा है भाई पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमें तो रामलाल की बात करनी है ना इंडिविजुअली। हिज डिसअपॉइंटमेंट विद द मैनेजमेंट फिलॉसफी ऑफ हैविंग वन टू वन इंटरेक्शन एज द सुपरवाइजर वर इन वे टू एक्सेप्ट द वेज कॉन्ट्रैक्ट्स। ये तो पूरी पॉलिसी की बात कर रहा है, इसमें रामलाल कहां आया, वो तो आया नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, हिज बीइंग इन द नाइट शिफ्ट हैड वर्क टू हिज डिसएडवांटेज एज ही कुड नॉट इंटरैक्ट विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग हिज प्रॉब्लम। यही तो बात है कि यही तो बोला था पैसेज में कि भाई जो डे वाले थे उनके लिए तो इंडिविजुअली बात करी गई थी, लेकिन नाइट वालों के लिए एक एवरेज आउट लगा के बस एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि ये तुम्हारी वेजेस होगी। तो ये मेरे पास पॉसिबल आंसर निकल के आ रहा है, लेकिन अभी मैं टिक नहीं करूंगा, अभी मैं देखूंगा मेरे पास नीचे है क्या। ही वॉज नॉट अलाउड टू मीट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब आपको लगेगा कि ये भी सही है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, चेयरमैन जो था वो तो भाई राजीव सिंघल था ना, चेयरमैन की तो बात ही नहीं हुई। वो भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट होता तो मैं कहता हाँ ये भी एक पॉइंट है जो कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ है चेयरमैन, तो ये अपने आप ही ऑप्शन चला गया। जब ये चला गया ए और सी, तो ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही चला गया। अब आता है फोर्थ वाला, एम्प्लॉय इन द नाइट शिफ्ट फोर्स टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली ड्यूरिंग द डे टाइम देयरफॉर ही कुड नॉट
इंटरेक्ट विद हिज फैमिली मच। भाई ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये तो हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि नाइट वाले एम्प्लॉय जो है उनको ऐसा लगता हो, लेकिन ये कंसर्न जो है ये रामलाल ने ना बोला कहीं, ना इसने कहीं बोला। इसने बस ये बोला था कि मेरी फैमिली में 6 मेंबर थे जो मेरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये कहीं नहीं बोला कि मुझे टाइम नहीं मिलता और ये सब नहीं होता, तो ये भी कंसर्न इसका नहीं था। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर बेस्ट पॉसिबल बी आ गया। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर सकते हो। इसने बहुत दिनों तक कोशिश की थी प्रेसिडेंट से बात करने के लिए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए उसे गुस्सा आया एंड दैट बिकम द मेजर कॉज ऑफ रामलाल ग्रीवेंस। आया समझ में कि नहीं आया? अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग मुझे करना कैसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी भाई आगे बहुत सारे क्वेश्चन और बचे हैं, जितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं उतने ही क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट ये है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग लगानी है, साथ में बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को सेलेक्ट करना है। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे तो कभी आपका आंसर गलत होगा ही नहीं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैजुअल फैक्टर फॉर दिस एंटायर एपिसोड कुड बी भाई इस पूरा जो ये काम हुआ ये क्यों हुआ, ये आपको मुझे बताना है। तो भाई पूरा एपिसोड जो हुआ वो उसके पीछे कारण क्या था ये हमें बताना है। हमें कुछ दे रखे, ट्राइंग टू फॉलो अ डिवाइड एंड पॉलिसी रूल, paternalistic approach towards the mature individual organizations, legalistic approach to employee problem, inconsistent dealing of Mr. Thakur with supervisor, inadequate standard for measurement of supervisor on job performance। अब देखते हैं भाई सबसे पहला भाई हम देखते हैं क्या कहीं पे भी ऐसा बोला था उसने कि डिवाइड एंड रूल करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। ये आपकी एजम्पशन है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, फिर सेकंड वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई फैब्रिकेट कर रहा है, ऑप्शन को फैब्रिकेट कर रहा है, पैटर्निस्टिक अप्रोच टुवर्ड मैच्योर इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बात ही नहीं हुई मैच्योर इंडिविजुअल, तो ये भी कहीं ना कहीं से रिलेटेड नहीं है। लीगलिस्टिक अप्रोच टू एम्प्लॉयज प्रॉब्लम, क्या ये कहीं मेंशन है? कहीं भी मेंशन नहीं है केस स्टडी में, ये भी गलत है। अब आता है डी और ई, दोनों भाई सही लग रहे हैं मुझे। इनकंसिस्टेंट डीलिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर सुपर, हाँ भाई इनकंसिस्टेंट डीलिंग थी भाई, डे वालों के साथ उसने डीलिंग करी, नाइट वालों के साथ नहीं करी, तो हाँ ये पॉइंट दिया हुआ है। चौथा, इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सुपरवाइजर ऑन द जॉब परफॉर्मेंस, हाँ ये भी मुझे बिलीवर लग रहा है कि भाई हो सकता है कि भाई जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड ना रहा हो, लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं पैसेज को, तो पैसेज में दिया हुआ है कि जो उसका इनिशिएटिव था वो तो अच्छा था, बट इंप्लीमेंटेशन खराब हुई थी। इंप्लीमेंटेशन इसलिए खराब हुई थी क्यों? क्योंकि उसने भाई डिफरेंस किया था, इनकंसिस्टेंट हो गया था। वो डे वालों के साथ तो वो कंसिस्टेंट था, नाइट वालों के साथ वो मिला ही नहीं था, तो इसीलिए वो सबके वन ऑन वन नहीं कर पाया। तो इसीलिए मेरा डी वाला ज्यादा आंसर सही है। ये वाला बिलीवेबल है, दिस सीम्स टू बी करेक्ट, बट डी वाला इज मोर करेक्ट। और मुझे क्या टिक करना? मुझे मोर करेक्ट वाला टिक करना, तो मेरा ई वाला भी एलिमिनेट हो गया। आपका अप्रोच समझ में आ रही है, दो में कंफ्यूजन होगी, लेकिन मुझे ज्यादा सही है उसे टिक कर देना है बिना सोचे समझे। आपको ये नहीं सोचना भाई ये भी सही है ये भी सही है, हाँ सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? ज्यादा सही है डी। डी थोड़े ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर दे रहा है। अब आओ अगले क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पे आपको और दिमाग लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है द सिचुएशन विद मिस्टर लाल कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ मिस्टर ठाकुर हैड। अब वो बोला जो लाल को भाई जो सिचुएशन हुई थी वो अवॉइड हो सकती थी, इनमें से वो क्या क्या कर देता। उसके बाद क्वेश्चन तो कुछ और है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन पहले होना चाहिए था और कौन सा ऑप्शन उसके बाद होना चाहिए। मतलब चारों ऑप्शन इसका मतलब सही है, लेकिन पहले कौन प्रायोरिटी पे रहता, तो वो देखते हैं। डेलीगेटेड द टास्क ऑफ नेगोशिएशन ऑफ वेज कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर नाइट एम्प्लॉइज टू पर्सनल डिपार्टमेंट, क्रिएटेड अ प्रोसेस फॉर सुपरवाइजर इन द वर्किंग शिफ्ट, कि भाई नाइट शिफ्ट वालों के लिए एक प्रोसेस बनाता जिसमें भाई उनको चांस मिलता उससे भी इंटरेक्ट करने का। तीसरा वो कहता कि क्रिएटेड एन ओपन डोर पॉलिसी दैट वुड हैव एम्प्लॉइज टू सीम विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, कि भाई 1 घंटा ऐसा होता है कि भाई 1 से 2 बजे तक आप लोग आके मिल सकते हो, जिसको मिलना है कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, और भी ज्यादा गुडविल बन सकती थी। चौथा वो कह रहा है पोस्टपोन द डिसीजन ऑफ वेज रिविजन फॉर सुपरवाइजर, 2 महीने के लिए भाई पोस्टपोन कर देते, और ये बोल के पोस्टपोन कर देते कि हर 2 महीने में शिफ्ट तो होते ही होते हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें से देखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। भाई इन सब में से आपको पता है सबसे ज्यादा मोस्ट सही चीज कौन सी रहती है इस केस में? अगर इस केस को अवॉइड करना था तो जो प्रोसेस मॉर्निंग वाले के साथ हुआ था वही वो अगर नाइट वालों के साथ कर देता तो ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। इसका मतलब बी वाला जो है वो सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, बी वाला मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मान लो किसी कारणवश ऐसा हुआ कि बी वाला नहीं हो पाया, वो नाइट वालों से नहीं मिल पाया, तो दूसरा क्या बात थी जिससे रामलाल को गुस्सा आया था? पैसेज याद करो। दूसरी बात वो थी कि वो मिल भी नहीं पा रहा था, वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि प्रेसिडेंट से मिल लूं, लेकिन भाई कभी उसका सेक्रेटरी मना कर रहा था, कभी कुछ मना कर रहा था। इसका मतलब कि अगर वो कुछ इस तरह की पॉलिसी बना देता तो भी हो सकता है जो नाइट वाले एम्प्लॉय थे एटलीस्ट बात कर लेते, और बात कर लेते तो उसे इतना गुस्सा नहीं आता और प्रॉब्लम जो है वो अराइज नहीं होती। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बी वाला था ही था, बी के बाद सी वाला था। सी के बाद मान लो वो मिल भी नहीं पाया था, हो सकता है वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो किसी से मिल भी नहीं सकता था, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता था, तो जो एचआर डिपार्टमेंट था, याद करो इसने पैसेज में लिखा था, इसने एचआर डिपार्टमेंट को बिल्कुल हटा दिया था कि ये लोग नहीं इंटरफेयर करेंगे, मैं अकेला इंटरव्यू करूंगा। तो अगर भाई एम्प्लॉयज को मौका मिलता कि वो अपना प्रोसेस जो है
वो अपना प्रॉब्लम जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट जाके डिस्कस कर पाते, तो कहीं ना कहीं शायद जो रामलाल जैसे लोग थे जो डिससेटिस्फाइड थे, वो अपना नेगोशिएशन उनके साथ तो कर लेते। वो बताता भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये करता हूँ, चाहे प्रेसिडेंट से नहीं मिल पाया लेकिन उसे एक वे आउट तो मिलता कि इफ नॉट प्रेसिडेंट देन पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये ए हो गया। और जो डी है वो तो बिल्कुल वेग है, मतलब वो तो सबसे लास्ट ऑप्शन था कि भाई पोस्टपोन कर दो। ये तो वो वाली बात हो गई, वर्कर्स को डिमांड कर रहे हैं, आप कह दो नहीं 2 महीने बाद आना, फिर वो 2 महीने बाद फिर आएंगे, वो तो और ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन रेज करो, तो ये लास्ट है। तो बी सी ए डी शुड हैव बीन द आइडियल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। तो बी होता, बी नहीं तो सी करना, सी नहीं तो ए नहीं तो डी, मतलब इन चारों में से चारों सही हैं, चारों करने चाहिए थे, लेकिन ये बी सी ए डी प्रोसेस फॉलो करता तो सबसे बेस्ट रहता। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द सुपरवाइजर्स वर्किंग नाइट शिफ्ट, एग्जीक्यूटिव ऑफ विच डिपार्टमेंट विल हैव द मोस्ट जस्टिफाइड टू बी डिसग्रंटलेड विद मिस्टर ठाकुर इनिशिएटिव। वो कह रहा है कि भाई नाइट शिफ्ट वाले एम्प्लॉयज के अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनको प्रॉब्लम हुई होगी, जिनको गुस्सा आया होगा, जो सेटिस्फाइड नहीं रहे होंगे मिस्टर ठाकुर के वन ऑन वन इंटरेक्शन विद एम्प्लॉयज जो इवेंट किसने किया था। देखो सबसे पहले भाई, सबसे बुरा तो लगा होगा, फॉर श्योर लगा होगा पर्सोनल डिपार्टमेंट वालों को। भाई पर्सोनल डिपार्टमेंट वालों को बोला होगा, उनको लगा होगा भाई हमारा जो काम है वो काम हमें ही नहीं मिल रहा, हमारा काम हमें ही नहीं दे रहा, वो खुद कर रहा है, तो इसका मतलब उस डिपार्टमेंट की तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है। इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंट है इसको तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रही होगी, मतलब ई तो 100% रहा होगा। भाई सोचो ना, आपका एक काम है और आपका बॉस कहता भाई तू काम मत कर, मैं करूंगा तेरा काम, तो तुम्हें लगेगा मैं तो यूजलेस हूं। तो वही वाली चीज यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब ई को लगने लगा कि मैं यूजलेस हूं, तो इसका मतलब भाई ई तो है वो डिससेटिस्फाइड रहा होगा, वो डिसकंटेंट रहा होगा। तो भाई आप ऑप्शन ए और ऑप्शन थर्ड ये तीनों तो हटा ही दो, क्योंकि इसमें ई है ही नहीं और ई होना जरूरी है। अब मेरे पास बचा है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। अब मैं देखता हूं भाई इसमें और कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो परेशान रहा होगा, ये मुझे देखना है। ठीक है, अब यार ये वाला डी वाला स्टेटमेंट पढ़ो, क्वालिटी कंट्रोल वाला जो डिपार्टमेंट था वो इसलिए डिसकंटेंट हुआ क्योंकि भाई मिस्टर ठाकुर ने उनसे पूछा ही नहीं क्वालिटी ऑफ स्टील। भाई क्वालिटी ऑफ स्टील तो इनिशिएटिव ही नहीं था ना, यह इनिशिएटिव तो वेज की हो रही है। क्वालिटी ऑफ स्टील की जब बात आती और क्वालिटी कंट्रोल वालों से नहीं पूछा जाता तो इनको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन अभी तो इनका कोई रोल ही नहीं था इस इवेंट में, इस डिपार्टमेंट में कोई रोल ही नहीं था, तो इसका मतलब डी की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास बचे दो ऑप्शन, ए बी एंड ई, सी डी एंड ई। यहां पे भी डी है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरा आंसर अपने आप मुझे मिल गया 4। देखा, तो एलिमिनेशन टेक्निक से भाई कितनी जल्दी आंसर सॉल्व हो रहा है। अब आप चाहो तो इसे वेरीफाई कर लो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिससेटिस्फाइड रहा होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट डिससेटिस्फाइड रहा होगा और पर्सनल डिपार्टमेंट रहा होगा। पर्सनल मैंने आपको बता ही दिया क्यों रहा होगा। ए और बी भी देख लेते हैं। ए क्यों रहा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर नॉट बीइंग कंसल्टेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ सुपरवाइजर ऑन द शॉप फ्लोर। बिल्कुल सही बात है भाई, आप किसी की सैलरी डिसाइड कर रहे हो तो जो उसके टीम में काम कर रहे हैं उस कम से कम उनसे पूछो तो सही कि भाई वो बंदे कैसे काम कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हाँ, एक कहीं ना कहीं ये डिससेटिस्फाइड रहे होंगे। उसके बाद भाई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से लिखा ही नहीं गया, बात ही नहीं करी गई। भाई मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो कह रहे हैं हमारे पास इतना बजट ही नहीं है, आप सबको रिवॉर्ड दे रहे हो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमारी डिपार्टमेंट का कोई बजट ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है कंपनी के अंदर, तो इनको कहां से पे करोगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं भाई रहा होगा कंटेंशन में, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनसे बात ही नहीं करी कि कितना टोटल पैसा है जो सैलरी में एलोकेट करना है, वो बस डायरेक्ट बात करने लगा। तो कहीं ना कहीं ये भी डिससेटिस्फाइड रहा होगा और ई वाला तो रहा ही होगा। तो भाई मेरा आंसर भी प्रूव हो गया, ए बी एंड। आया समझ में कि नहीं आया? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे, आओ अगले क्वेश्चन में फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल एट्रीब्यूट्स डज मिस्टर ठाकुर सीम टू लैक द मोस्ट। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो वो लैक कर रहा है? इमोशनल इनस्टेबिलिटी अंडर प्रेशर, प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एथिकल बिहेवियर, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर। ये है ट्रिकी क्वेश्चन। क्या आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो? आप पहले खुद अटेम्प्ट करो, फिर मेरा लॉजिक देखना कि क्या आपका लॉजिक और मेरा लॉजिक फिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आओ फटाफट से आ जाओ। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, भाई यहां पे तो ये गलत है, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी ये तो वो चीज है जो इसने दिखाई थी, ये लैक नहीं करी थी, ये तो दिखाई थी इसने। इमोशनली इनस्टेबल हो गया था इसीलिए तो उसे मार दिया और वो बेचारा बेहोश हो गया। प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या वो बंदा प्रोएक्टिव था या ये चीज लैक कर रहा था? भाई प्रोएक्टिव था, पहले से प्रोएक्टिव था, तभी तो उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि भाई जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी में इंडिविजुअली लेता हूं, उनका डिस्कस करता हूं, तभी जो है गुडविल बनेगी कंपनी में। तो ये तो पहले से था। एथिकल बिहेवियर, हाँ एथिकल बिहेवियर वो लैक कर रहा था। एथिकल बिहेवियर इसलिए लैक कर रहा था क्योंकि भाई उसने डिस्क्रिमिनेशन किया था मॉर्निंग और इवनिंग वालों में। फिर डी आया इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, भाई ये भी चीज उसके अंदर थी, ये लैक नहीं कर रहा था। क्वेश्चन पूछ रहा है सीम टू लैक द मोस्ट, जबकि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग तो इसमें थी, इसने तभी तो इंडिपेंडेंटली सबकी सैलरी डिसाइड की थी।
और लास्ट है इमोशनल इंस्टेबिलिटी अंडर प्रेशर। अब मेरे पास चॉइस आया है भाई, सी सही है या ई सही है। अब आप बताओ, एथिकल बिहेवियर भी उसने नहीं दिखाया क्योंकि वो मिला नहीं, और पांचवा दे रखा है कि भाई जो इमोशनल स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर है वो कैसे करेंगे, मतलब वो लैक कर रहा था। आप बताओ इन दोनों में ज्यादा सही कौन सा है? भाई इन दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है ये पता लगाने के लिए भाई आप पैसेज की पढ़ो लास्ट लाइन। पैसेज की लास्ट लाइन क्या आती? रामलाल टुक अ स्विंग एट द प्रेसिडेंट विच इन टर्न पंच्ड रामलाल ऑन द जॉ एंड नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस। इसका मतलब जब उसके ऊपर प्रेशर आया, रामलाल ने प्रेशर डाला, तो वो इमोशनली स्टेबल नहीं रहा और उसे गुस्सा आ गया और उसने थप्पड़ मार दिया और बेहोश कर दिया। क्या ये सही था? ये सही नहीं था। एथिकल बिहेवियर में भी ज्यादा एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन नंबर 5। क्यों? क्योंकि उसने भाई अपनी स्टेबिलिटी, अपना इमोशन, उसकी कॉन्शियसनेस को लूज कर दिया अपनी, और वो भावनाओं में आ गया। जबकि एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो भावनाओं में आकर डिसीजन नहीं लेता। अगर आप भावनाओं में आकर डिसीजन लोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको बता दूं भाई, ऐसा रियल केस अभी हुआ था रिसेंटली, इन्फोसिस में यही तो हुआ था। इन्फोसिस में यही हुआ था, जो उसका सीईओ था, बोर्ड ऑफ मेंबर्स था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, और जो उसका चेयरमैन था, सब लोग भाई आपस में आ गए, सब लड़ने लगे एक दूसरे को कि भाई ये सही है वो गलत है। उसने फिर बोला, इसको बोला, ठीक है। फिर एंड में नंदन नीलकानी को अपॉइंट किया गया था कि भाई उसने कहा ये करो, ये सही है। ऐसा ही सेम टू सेम हुआ था टाटा में। मैं आपको भाई रियल एग्जांपल भी दे रहा हूं क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपको डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेगी इस साल, क्योंकि ये बड़े बड़े केसेस हुए हैं, एक्चुअल केसेस। हो सकता है कंपनी का नाम चेंज कर दो, बिल्कुल सेम केस आपको मिल जाए, क्योंकि जैट जो है वो एक्चुअल केसेस निकालता है, रॉ डाटा निकालता है, फिर वहां पे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन देता है। टाटा के केस में भी यही हुआ था। जो रतन टाटा थे उन्होंने साइरस मिस्त्री को ब्लेम करा, साइरस मिस्त्री को निकाला। साइरस मिस्त्री का अपना अलग अप्रोच था। भाई टाटा की हमेशा से प्रेस्टीज रही है, वो प्रेस्टीज यही रही है कि भाई वो कभी भी अपनी कंपनी को बेचते नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर आप एक चीज देखोगे तो भाई दुनिया में लोग यही कहते हैं, अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देखनी है तो रिलायंस पे चले जाओ, अगर भाई आपको वर्क कल्चर देखना है तो टाटा में चले जाओ। और टाटा भाई हमारी कंट्री में एक ऐसी कंपनी है जिसका नमक से लेके जैगवार तक सब तक आता है, सॉल्ट से लेके जैगवार तक सब कुछ मिलेगा। टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनीज हैं, इतने सारे उनके रिसोर्सेज आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन साइरस मिस्त्री क्या करते थे भाई, जो भी लॉस मेकिंग कंपनी थी उसको बेच देते थे। अब उनकी अप्रोच भी ठीक थी, उनको कहा था कि भाई एक बिजनेस है, लॉस हो रहा है तो बेच दो। लेकिन टाटा हमेशा प्रेस्टीज में लेता था सारी चीजें। टाटा कहता था जो हमारा है वो हमारा है, ठीक है। तो टाटा स्टील में भाई कुछ डीलिंग्स हुई, टाटा डोकोमो में कुछ डीलिंग्स हुई, जिसपे कुछ क्वेश्चंस रेज हुए साइरस मिस्त्री पे, कुछ क्वेश्चन रेज करे रतन टाटा ने। तो इस तरह से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम आ गई। भाई देखो, अगर कोई बंदा उस लेवल पे बैठा हुआ है, चेयरमैन है, सीईओ है, प्रेसिडेंट है, इसका मतलब उससे नॉलेज तो है ही। जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है सिर्फ आइडियोलॉजी का, ठीक है। तो वही आइडियोलॉजी का केस हमने इस पूरे क्वेश्चन में पढ़ा था। हो सकता है प्रेसिडेंट अपनी जगह पे सही था, हो सकता है उसने कुछ एनालिसिस करा हो नाइट वालों के लिए, लेकिन अपने एक आइडियोलॉजी की बात आ जाती है, जिसकी वजह से भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने मीटिंग करी और चेयरमैन से बोला कि भाई जो मिस्टर प्रेसिडेंट है, मिस्टर ठाकुर है, उन्हें निकाल दो। यही चीज हुई थी टाटा में, यही चीज हुई थी इन्फोसिस में, और थोड़े टाइम पहले यही चीज हुई थी फ्लिपकार्ट में भी। फ्लिपकार्ट के सीईओ को हटाया गया था, चेंज किया गया था, वापस उसको बनाया गया। तो काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं। दीज आर एक्चुअल केसेस। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट हो, आप थोड़ी सी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, तो आप बहुत इजीली ऐसे सारे क्वेश्चंस को बहुत प्यार से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, है ना। आ जाओ नेक्स्ट केस पे भाई, नेक्स्ट केस पे आ जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। नेक्स्ट केस देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट केस जो है, ओम चौधरी वाज वन ऑफ द सुपरवाइजर ऑफ फायर एंड। ये पूरा पढ़ो भाई, पूरा पढ़ो पहले फटाफट से, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप सॉल्यूशन देखे जा रहे हो बस, फिर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। धीरे धीरे अपनी डिसीजन मेकिंग लगानी, इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट कर दो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये होगा, इस क्वेश्चन में ये होगा, इस क्वेश्चन में ये होगा, है ना। अब आओ फटाफट से, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ओम चौधरी जो है वो एक सुपरवाइजर था इस डिपार्टमेंट में। किस डिपार्टमेंट में? फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में, इस कंपनी में, मकसूद टेक्सटाइल मिल्स में। वो कजन था, किसका कजन था? मिस्टर भिवानी का कजन था, जो जनरल मैनेजर था पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट वो होता है जो भाई सारे पर्सनल रिलेटेड इशू, मतलब हायरिंग, सैलरी वगैरह डिसाइड करता है। तो कंपनी में भाई ये बातें होती थी कि जो ओम है, ओम को नौकरी इसीलिए मिली है क्योंकि उसका कजन जो है वो भाई काफी हाई पोजीशन में था और उसने उसकी नौकरी लगवा दी। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, कुछ कंपनीज में आपका अगर कोई रिलेटिव है काफी हायर पोजीशन पे है, तो भाई उसकी रेफरेंस से आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है। लेकिन एक चीज और दे रखी है, जो ओम था वो मेटिकुलस अपनी परफॉर्मेंस था, मतलब बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करता था और कभी भी किसी को कोई रीजन नहीं दिया कंप्लेन करने के लिए। इट वाज आल्सो नोन कि भाई ओम जो है वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और अपने से काम मतलब रखता था, अपनी ड्यूटी से मतलब रखता था। ये आपको कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है। उसके बाद भाई आपको बोला हुआ है जितने भी फायर एंड सेफ्टी के सुपरवाइजर थे वो रिपोर्ट किसे करते थे? वो रिपोर्ट करते थे रविंद्र को, जो उन सुपरवाइजर्स का हेड था, शॉप फ्लोर का मैनेजर था। शॉप फ्लोर बेसिकली होता है भाई एक डिपार्टमेंट का हेड, आप इस तरह से समझ लो इस बात को। फिर वो बोल रहा है कि भाई जो पूरी मिल थी वो 3 शिफ्ट में काम करती थी और रविंद्र जो था वो एलोकेट करता था कभी मॉर्निंग की, आफ्टरनून की और नाइट की, और भाई सबको प्रेजेंट होना होता था। ये देखा गया, इस कंपनी में नोटिस किया गया, जो ओम था
उसको भाई नाइट शिफ्ट ज्यादा मिलती। देखो नाइट शिफ्ट में कोई काम नहीं करना चाहता क्योंकि भाई आपका पूरा स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाता है, उसको ज्यादा मिलती थी। लेकिन ओम ने कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं करा, जबकि ये पता था कि अगर कोई और होता जिसे इतनी बार नाइट शिफ्ट मिलती तो भाई रविंद्र के साथ नेगोशिएट करता। वो सुपरवाइजर कहता यार मुझे पिछली बार भी नाइट मिली थी, इस बार मुझे डे दे दो ताकि भाई मैं अपने घर जाके अच्छे से अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाऊं। ठीक है, और भाई साथ में ये बोला गया कि नाइट शिफ्ट के दौरान जो भाई रात को जगे रहना और भाई मेंटली अलर्ट रहना कुछ चैलेंज हुआ करता था सुपरवाइजर के लिए। अब भाई ऑफ लेट रविंद्र ने ऑब्जर्व करा कि जो ओम था वो भाई बिल्कुल इनडिफरेंट था इन चीजों से। उसने बोला भाई, उसने चेक किया भाई कुछ काम में जैसे ओम था वो अपने कैबिन से एब्सेंट था। ठीक है, फिर भाई उसने अदर से सुना कि ओम जो है वो भाई दूसरे फ्लोर पे घूमता रहता था, अपने डिपार्टमेंट में नहीं रहता था। तो एक दिन रविंद्र ने उसको कॉल करा और ओम को भाई समझाया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने। बिल्कुल सही करा, एज अ मैनेजर आपका काम यही होता है कि आप भाई अगर कोई इंप्लॉय दिख रहा है जो काम में ध्यान नहीं लगा रहा तो आप भाई उसे समझाओ और उसको रिमाइंड करो कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और ओम ने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, उसने बिल्कुल भी रविंद्र से आर्ग्यू नहीं किया और उसने प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो अपनी ड्यूटी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। ठीक है, यही चीज हो रही थी। और जो गलत हुआ यहाँ पे वो ये हुआ कि जो रविंदर था उसने भाई मिस्टर भिवानी को भी इस बारे में बता दिया कि भाई आपका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस जो है भाई वो तो काम नहीं करता और ऐसे ऐसा है, और उसने पर्सनल बेसिस पे सब कुछ बता दिया। ठीक है, और उससे बोला कि भाई आप भी उसे समझाओ। तो मिस्टर भिवानी ने ओम को भी अपने ऑफिस में बुलाया और उससे पर्सनल बेसिस पे समझाया कि बेटा तुम आए हो, ठीक है, मेरी भी रेपुटेशन स्टेक पे है, तुम काम करो अच्छे से करो। ठीक है, और उन्हें बोला कि बिकॉज हम फैमिली रिलेशन में तो लोग हम पे ज्यादा ध्यान रखेंगे कि तुम मेरी वजह से यहाँ पे आए हो, मैंने तुम्हारी सेटिंग करवाई है। और ओम ने भी भाई प्रॉमिस किया कि आगे से अच्छा काम करेगा और साथ में उसने ये प्रूव भी किया क्योंकि सून इज परफॉर्मेंस बिकेम अ मॉडल सुपरवाइजर। मतलब उसने इतना अच्छा काम करा कि एक आइडल इंसान जितना काम करता है। उसने देखा कि वो भाई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से बाहर आके एम्प्लॉयज की एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता था इंडिविजुअल लेवल पे जाके। तो एक वो भाई एक बहुत अच्छी उसने इमेज बना ली कि भाई मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ। 3 महीने तक, देखो आफ्टर 3 मंथ लेटर, इसका मतलब 3 महीने तक वो एक मॉडल सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा था। और एक बार क्या हुआ, वो भाई रविंदर जो था वो ऐसे ही राउंड पे आया, चेक करने आया और उसने देखा कि भाई जो ओम है वो अपने कंप्यूटर पे सॉलिटेयर खेल रहा है और उसने बिना कुछ सुने बिना कुछ बात करे उसको फायर कर दिया। और नेक्स्ट डे भिवानी ने रविंद्र को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसे कैसे किसी को फायर कर दिया। तो उसने ओम के डिसमिसल में बोला कि reconsider the dismissal. He suggested that Mr. Ravinder should reconsider Om's dismissal. लेकिन उसने ओम ने बोला कि भाई this decision has already been made, there will be no turning back. रिप्लाइड रविंदर। रविंदर ने गुस्से में बोला कि भाई अभी डिसीजन में चेंज नहीं हो सकता। ये पूरा केस आपके सामने दिया हुआ है, हमें देखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे। बहुत ही ट्रिकी पैसेज है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द ऑप्शन below which game population and justification therefore given written which can be termed as the best option। आपको भाई कुछ दिया हुआ है, आपको करना क्या, आपको सेम वही करना है जो मैंने आपको पहले दे रखा है। पॉज करना है, पॉज करने के बाद ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखो भाई सबसे पहले वो क्या कर रहा है, द ऑप्शन बिलो गिव कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड द जस्टिफिकेशन देयर ऑफ गिवन द डिटेल्स इन द केस, इनमें से कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हमें हमें अपना तरीका पता है भाई, हमें तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। सबसे पहले क्या करा, हायरिंग ऑफ ओम, और रीजन क्या दे रहा है, डेट एंश्योर्ड ओम वाज पर्सनली कैजुअल टुवर्ड्स हिज एटीट्यूड या ड्यूटीज। कि क्या ये एक चीज है जो सेट हो रही है। भाई इसमें ये गलत दिया हुआ है, परपेचुअलिटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली, लेकिन हमें दे रखा है वो 1 या 2 बार ही बस गलत हुआ था, अपनी ड्यूटी को छोड़ के गया था, ऐसा नहीं था कि वो डेली गायब हो जाता था। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, ओम फेवरिंग टू वर्क ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट, रीजन एब्सेंस ऑफ रविंदर कुड एंश्योर ओम कुड रिलैक्स। ऐसा कहीं नहीं दिया होगा भाई, उसने कहीं भी क्या बोला था कि मुझे भाई मॉर्निंग में काम नहीं करना या नाइट में काम नहीं करना, उसने कभी नहीं बोला ऐसा कुछ। और रविंदर ने भाई उसको ज्यादा काम दिया था रात में, जबकि जबकि बोला गया है कि रात में अवेक रहना चैलेंज था, तब भी रविंदर ओम को ज्यादा काम देता था रात के अंदर। और ये जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल बुरी तरह से गलत हो गया। इसका मतलब ये जो है वो बायसनेस जो है वो बायसनेस रविंदर की शो कर रहा है ओम के खिलाफ, जबकि ओम ने कभी नहीं बोला कि मुझे नाइट में काम दे दो, ऐसा उसने कभी नहीं बोला। वो तो कभी क्वेश्चन ही नहीं करता था, काउंटर ही नहीं करता था। थर्ड वाले पे आते हैं बच्चों। थर्ड वाला क्या कह रहा है, Ravinder biasness against Om. Ravinder had been assigning too many night shift to Om while other supervisors he was lenient. ये एक चलो एक पॉइंट है जो हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है, लेकिन क्या 100% रविंदर बायस था क्या ओम के खिलाफ। देखो रविंदर ने ये बोला था, मतलब जो पैसेज में दिया हुआ है कि भाई नाइट शिफ्ट किसी को मिल जाती थी तो वो रिक्वेस्ट करता था और मॉर्निंग की ले लेते थे लोग। तो अगर वो मॉर्निंग की ले लेता इसका मतलब किसी और को नाइट की मिलती थी, वो ओम को मिल जाती थी। और ओम ने कभी क्वेश्चन नहीं किया। ओम ने क्या कभी ऐसा किया था कि कभी क्या पैसेज में ऐसा दे रखा है, अभी रीड करना, कि भाई बाकी जब सुपरवाइजर आते थे तो रविंदर उनको डे की दे देता था लेकिन ओम को नहीं देता था। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ।
ऐसा इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि रविंदर जो था वो ओम के अगेंस्ट बायस नहीं था। भाई हो सकता है इनडायरेक्टली उसको ज्यादा मिल गई हो, और ओम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसको जब जाके बोलो कि यार मुझे सर इस बार मॉर्निंग की दे दो, तो रविंदर ने मना कर दिया। अगर मना कर दिया होता तो वो बायस होता, लेकिन ओम जो है वो कभी क्वेश्चन ही नहीं करता था, तो रविंदर को लगा होगा कि ठीक है इसे भाई अपना काम सही लग रहा है, तो उसने कभी इस बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा सही है, लेकिन क्या आगे को हमें इससे बेटर मिल सकता है वो देख लेते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं, रविंदर जंपिंग टू कंक्लूजन रीजन ही शुड हैव इन्वेस्टिगेटेड वेदर ओम हैज कैरिड आउट हिज ड्यूटीज। ये भी एक कहीं ना कहीं सही है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि भाई ओम को उसने बस फायर कर दिया ये देख के कि वो भाई कंप्यूटर पे सॉलिटेयर खेल रहा है। हो सकता है उससे पहले वो 10 घंटे काम कर रहा हो सकता है उससे पहले वो पिछले 3 महीने से बहुत अच्छे से काम कर रहा था जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भाई ये कंक्लूजन में पहुंचना जो था वो इसकी प्रॉब्लम थी, और इसका जस्टिफिकेशन ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ई दिया हुआ है रविंद्र फायरिंग ऑफ ओम रीजन इट लेड टू क्लैशेस बिटवीन भिवानी एंड दिस। नहीं, ये तो कहीं नहीं है भाई, ये माइनर इशू था भिवानी और रविंद्र में। ऐसा तो नहीं है ना कि हाथापाई हो गई, वो तो एक वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा था, हाथापाई तो कोई हुई नहीं थी, तो इसलिए ये भी जो है वो गलत है। ठीक है, अब बच्चा सी और डी। सी और डी में से अगर आप देखोगे तो ज्यादा एक्यूरेट जो है वो डी है, ज्यादा एक्यूरेट डी है। सी भी सही है लेकिन सी जो है वो इनडायरेक्टली सही है, बायसनेस लिखा नहीं हुआ है, हम तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, एजम्पशन लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। लेकिन डी वाला जो है वो तो दिया हुआ है भाई, एब्सोल्यूट दिया हुआ है कि वो भाई कंक्लूजन में 1 सेकंड में पहुंच गया, उसने उसी टाइम उसे फायर कर दिया। तो सी और डी जो दोनों ग्रे एरियाज है, डी वाला जो है वो ज्यादा ग्रे एरिया है, तो मैं इसे टिक करूंगा, ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिटेल ऑफ द एंटायर एपिसोड हैव बिकम कॉमन नॉलेज अमंग ऑन द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ द पॉसिबल विच वन प्रेजेंट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व। अब देखो भाई, ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है जो आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम में फेस करोगे। अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया, अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो 100% आपको डिसीजन मेकिंग समझ में आ गई। तो 2 मिनट लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ, 5 बार ऑप्शन को रीड करो, फिर अपना दिमाग लगाओ, फिर आंसर को टिक करो, तब भी आपका गलत आएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या आंसर होगा। अब वो ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा एपिसोड जो था ना वो सबको पता चल गया था, सारे एम्प्लॉयज को पता चल गया था। अब ये बोला गया है कि टॉप मैनेजमेंट ऐसा क्या करे कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अब देखो, पहला क्या है, रिवोक कर दो रविंद्र के ऑर्डर को रिवोक कर दो, और भाई कम्युनिकेट कर दो बाकियों से कि ऐसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए छोटी छोटी गलतियों पे। दूसरा दिया कि ओम को वापस बुलाया जाए, उससे क्लैरिफिकेशन माना जाए, और बाद में बोल दिया जाए कि ओम ने क्योंकि क्लैरिफाई कर दिया है तो इसलिए ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। तीसरा बोला जाए कि रविंद्र के ऑर्डर को वॉइड डिक्लेयर कर दो, और भाई एक डिसिप्लिनरी प्रोसेस स्टार्ट कर दो रविंद्र के अगेंस्ट में। चौथा है आस्क फीडबैक फ्रॉम अदर एम्प्लॉइज, और भाई ओम की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाए। ठीक है, और परफॉर्मेंस पूछा जाए, और बाद में भाई इस, क्योंकि भाई सब लोग बोलेंगे कि ओम ने तो बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि भाई वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से बाहर जाके काम अच्छा करता था, और उसको यूज करके रविंद्र के ऑर्डर को हटा दिया जाए। और पांचवा है टेक द फीडबैक ऑफ अदर रेफरेंस एंड सुपरवाइजर, जो बाकी 2-3 सुपरवाइजर और थे जिनको भाई मॉर्निंग में मिलता था या नाइट में काम मिलता था, उनसे फीडबैक लो, और ओम का जो बिहेवियर है वो समझो। बच्चों अब यहाँ पे ना यही आपके लिए चैलेंज है, पांचों के पांचों ऑप्शन सही है, मतलब पांचों के पांचों ग्रे आंसर्स हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें से। लेकिन यहां पे हमें बताना है बेस्ट वे जो टॉप मैनेजमेंट को करना चाहिए, और साथ में इससे पूरी कंपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। देखो अब यहां पे ये चीज कैच करने वाली बात थी, अगर फर्स्ट वाला होगा या थर्ड वाला होगा तो भाई जो वहां पे एम्प्लॉयज है ना, उन एम्प्लॉयज का भरोसा खत्म हो जाएगा रविंदर से, या फिर कोई भी और सीनियर होगा, फिर हर कोई किसी से भी फालतू बोलेगा। आप समझो वो अथॉरिटी जो है उसको आप खत्म कर दोगे, अंडरमाइन हो जाएगी रविंदर की अथॉरिटी। और भाई जो लोग हैं वो बार बार बातें करेंगे कि यहाँ पे यार ये एक्शन गलत हो रहा है, ये जो मैनेजर है इनको तो कुछ आता ही नहीं, पिछला वाला मैनेजर याद है। फिर लोग अपने जो एम्प्लॉयज होंगे वो एम्प्लॉय ऐसे बोलेंगे अपने मैनेजर से, अपने बॉस से, भाई तुझे पता है रविंदर के साथ क्या हुआ था, तो रविंदर का ऑर्डर रिवोक हो गया था, तेरा भी हो जाएगा, तुम इससे फालतू बोला तो। वो एक अथॉरिटी वाली बात खत्म हो जाएगी। भाई अगर एक टीचर और स्टूडेंट है, और मान लो प्रिंसिपल आके टीचर को ही कुछ बोल दे, तो भाई बच्चे एकदम ऐसे हो जाते हैं कि हम ही सही हैं, फिर वो टीचर की कभी रिस्पेक्ट नहीं करते। समझ रहे हो बात, वही चीज यहाँ पे है। तो इसका मतलब ए और सी जो है वो बेनिफिट नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन को कहीं से कहीं तक। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब यार एक बात समझो, फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाला भी कहीं ना कहीं जो है वो इसकी जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मानो एक टीचर आ रहा है और एक बच्चों में लड़ाई हो गई, और प्रिंसिपल आके बच्चों से पूछ रहा है कि बताओ टीचर के बारे में क्या है, तो इसका मतलब उस टीचर की तो कोई बात की वैल्यू ही नहीं रही ना, वो बात की वैल्यू नहीं रही, इसीलिए बच्चों से पूछा रहा है, तो ये भी गलत है आंसर। ठीक है, और भाई ये सिमिलरली डी भी गलत है। हाँ, बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, हमने भाई जिस बच्चे से लड़ाई हुई थी, मान लो एक टीचर है और बच्चों में लड़ाई हो गई, टीचर ने और स्टूडेंट बीच में कुछ आर्गुमेंट हो गया, और टीचर ने स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब आप खुद सोचो,
अब आप एक बात सोचना, इस क्वेश्चन को इस तरह से समझना कि टीचर ने स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया, प्रिंसिपल आता है और प्रिंसिपल टीचर को हटा देता है, वो भी गलत है भाई। बच्चे समझेंगे यार ये क्या, यहाँ तो टीचर की कोई सुनी नहीं जाती, हम बच्चे तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, वी आर द किंग, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप बच्चों से फीडबैक ले रहे हो वो भी गलत है। लेकिन बच्चों अगर इस केस में आप सोचो एक बच्चे को पूछा गया कि भाई तेरी गलती क्या थी, बच्चे ने अपने आप को एक्सप्लेन किया, उसके बाद प्रिंसिपल ने उसे क्लास में भेज दिया वार्निंग देके, तो अब क्या हुआ, अब टीचर की बात भी रह गई और बच्चे की बात भी रह गई। बच्चा कहेगा भाई मेरा क्लैरिफिकेशन लिया गया था और भाई मुझे कंपनी वापस लाया गया, तो मेरी भाई रिस्पेक्ट है। और भाई टीचर की बात को तो काटा ही नहीं गया ना, प्रिंसिपल ने उस बच्चे से क्लैरिफिकेशन ले ली और उस बच्चे को बोल दिया कि भाई हाँ तेरी बात मुझे समझ में आ गई, तू क्लास में जा। तो टीचर की अथॉरिटी भी रह गई और बच्चा जो था वो क्लास में आ भी गया। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर इन दिस केस। समझ में आया? काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, ये काफी लोगों का गलत हुआ था जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था पेपर में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, आउट ऑफ द ऑप्शन बिलो विच वन समराइजेस फ्रॉम द लर्निंग फ्रॉम द सॉलिटेयर इंसिडेंट। भाई जो गेम खेल रहा था उससे क्या लर्निंग होती है इस पूरे पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहला, मैनेजर ऑफन डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ट्रेनिंग जूनियर। क्या ये बात कहीं हुई है, ट्रेनिंग की बात हुई है पूरे पैसेज में? बताओ, खुद ही बताओ, नहीं हुई, इसे एलिमिनेट करो। सेकंड पे आओ, पीपल टेंड टू बिकम रिलैक्स ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट एंड रिक्वायर्ड सरप्राइज चेक टू कीप देम ऑन देयर टोज। ये हाँ कहीं ना कहीं करेक्ट लग रहा है, ये करेक्ट लग रहा है, हाँ हो सकता है आंसर, बिल्कुल सही है। थर्ड पे आते हैं, सर्टेन रोल्स वुड हैव डिफरेंट वेज ऑफ कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज। बिल्कुल भाई ये भी सही लग रहा है, ये भी सही क्यों लग रहा है भाई, हो सकता है सर्टेन रोल। भाई आप देखो, जो ओम था क्या वो वर्कर था? वो वर्कर नहीं था, वो कौन था? वो सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? सुपरवाइजर का काम होता है सुपरवाइज करना, ठीक है। ये काम नहीं होता कि वो भाई बार बार जाके बैठे। तो अगर वो थोड़ी देर सॉलिटेयर खेल भी लिया तो इस ओके, बिकॉज उसका काम सुपरविजन है, उसका काम परफॉर्मेंस करना नहीं है। वो तो ये देख रहा है कि मैन वर्कर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हो सकता है उसने काम दे दिया हो और वो लोग सही से काम कर रहे हो। चौथा देखते हैं, हैविंग रिलेटिव इन द सेम प्रॉब्लम, हैविंग रिलेटिव इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। हाँ ये हो सकता है, लेकिन क्या ये सॉलिटेयर इंसिडेंट से पता चला था? नहीं, ये सॉलिटेयर इंसिडेंट से नहीं पता चला था। फिर फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट कह रहा है, मैनेजर टेंड टू एलोकेट साइलेंट पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस। तो क्या ये बात कहीं से समझ में आ रही है? ये तो भाई बिल्कुल वेक है, ये कहीं से पॉइंट नहीं है कि भाई साइलेंट पीपल को कहीं खड़ा करो। अब भाई बचा बी और सी। बी और सी में से कौन सा सही है ये देखते हैं। बी वाला अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अगर ये दिया होता, अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि ओम जो है ना, ओम अपना ड्यूटी सही से नहीं कर रहा, तो भाई सरप्राइज चेक करो। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो भाई पढ़ नहीं रहा, तो आप देखोगे वो भाई रूम में जाके पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ठीक है। लेकिन मान लो आपको ये दिया कि 3 महीने से वो बच्चा हर दिन पढ़ रहा है डेली 8 घंटे, तो क्या रूम में जाके चेक करने की जरूरत है? आप खुद बताओ, नहीं है, क्योंकि आपको पता है 3 महीने से वो अच्छे से पढ़ रहा है। सेम चीज यहाँ पे है, वो 3 महीने से अच्छे से काम कर रहा है। अगर दिया होता कि भाई वो बीच बीच में गायब हो जाता है, अब काम नहीं करता, अभी भी वो इतना वार्न करने के बाद भी वो भाग जाता है, तो मैं ये कहता हाँ ये सही है, बट ऐसा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है, सर्टेन रोल्स हैव डिफरेंट वे ऑफ कैरिंग आउट ड्यूटीज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई जो लिख लिख के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल बोल के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोफा पे पढ़ते हैं। वही चीज यहाँ पे है, अलग अलग ड्यूटी का अलग अलग रोल है। तो भाई सुपरवाइजर का रोल था, सुपरवाइजर का रोल काम करना नहीं था, सुपरवाइज करना था। और उसने लगा होगा कि भाई वर्कर जो है वो काम सही से कर रहे होंगे, तो उसने क्या करा, वो थोड़ी देर सॉलिटेयर खेलने लगा। और रात को भाई वो काम कर रहा है, तो हो सकता है ऐसा ब्रेक, भाई आप रात को गाड़ी भी चलाते हो तो गाने चलाने के लिए बोलते हैं ना कि गाने चलाते रहो फिर गाड़ी चलाओ, क्यों? ताकि आपका जो दिमाग है वो एक्टिव रहे। हो सकता है वो इसलिए गेम खेल रहा हो ताकि उसे रिफ्रेशमेंट मिल जाए, ठीक है। तो अब गाने सुनना आपका पर्पस थोड़ी है, आपका पर्पस तो अपना काम करना है। आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन आपको कोई बोले कि भाई तू गाने सुनना था, तो भाई ये गलत है। ये गलत नहीं है, दिस इज बिकॉज सो दैट यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटी इन एन एफिशिएंट मैनर। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऑफ द ऑप्शंस बिलो which could have been a better response from Ravinder when he saw Om playing rather than by फायरिंग करने की जगह इनमें से क्या होता, ये देखते हैं, ठीक है। कौन सा इसका बेस्ट आंसर यहाँ पे होता? फायर नहीं करता तो क्या करता, ये देखते हैं। तो भाई हम सबसे पहले देखते हैं, ही शुड हैव क्लैरिफाइड हिज अथॉरिटी टू फायर एम्प्लॉइज। सबसे पहले क्या ये बताता, मान लो भाई एक टीचर है वो चीटिंग करते हुए किसी को देख रहा है, तो क्या बताएगा? तो ये कोई कॉन्फिडेंट मैनेजर नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई वो डर जाता है। भाई अगर मान लो टीचर है और एक टीचर बच्चे से कह रहा है भाई मैं टीचर हूं, तो वही बच्चे कहेगा हमें पता है तू टीचर है। तो वही चीज है, तो वही चीज है, अगर वो अथॉरिटी अपनी क्लैरिफाई कर रहा है, इसका मतलब उसके बच्चे कोई इज्जत ही नहीं करते, ठीक है। वही चीज यहाँ पे, अगर कोई बॉस बार बार इंप्लॉय के आगे ये कह रहा है मैं बॉस हूं, मैं बॉस हूं, तो भाई इसका मतलब उसको अपनी अथॉरिटी पे खुद ही डाउट है, वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए बार बार उस बात को बोल रहा है। तो ये तो एक गलत रिस्पॉन्स होता। सेकंड है कि मिस्टर भिवानी को इन्फॉर्म करो। भाई हर बात के लिए मिस्टर भिवानी को क्या इन्फॉर्म करना, वो एक सीनियर पोजीशन पे है, वो जो रिपोर्टिंग है वो ऐसा थोड़ी है कि रविंदर मिस्टर भिवानी को रिपोर्ट करता है, वो तो बस नोन है इसलिए बार बार रिपोर्ट कर रहा है, तो ये भी गलत है। दिस इज नॉट आइडियल रिस्पॉन्स। थर्ड क्या है? थर्ड है, ही शुड हैव आस्क्ड एम्प्लॉइज ऑफ द शिफ्ट रिगार्डिंग
ओम्स परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। क्या ये सही होता कि आप आसपास वाले से पूछ रहे हो भाई बताओ ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, मतलब कुछ प्रपोर्शन तो सही है, लेकिन देखते हैं क्या कोई और आंसर है जो सेटिस्फाई करता है। ही शुड हैव चेक्ड इफ ओम हैड डन द ड्यूटीज और नॉट। ये एक आंसर में आ रहा है कि हाँ ये भी एक सही आंसर है। क्यों? क्यों मैं पहले चेक कर लेता ओम ने काम किया है कि नहीं किया, उसके बाद मैं उससे पूछता कि भाई तू सॉलिटेयर क्यों खेल रहा था। और पांचवा देखते ही शुड हैव चेक द प्रोडक्शन लेवल इफ द शिट इफ इन द शिफ्ट टू सी इफ ही वाज रिक्वायर्ड, कि वो रिक्वायर्ड था कि नहीं था। तो ठीक है यार, ये ठीक है, थोड़ा जनरल है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सी और डी मेरे पास तीन ऑप्शन निकल के आते, दो ऑप्शन बचते हैं। तो कौन सा ज्यादा बेटर है? ज्यादा बेटर है कि भाई वो खुद ही चेक करता ओम ने काम करा है कि नहीं करा, ये ज्यादा कॉन्फिडेंस रिगेन करता रादर देन किसी और से पूछने पे। फिर किसी और से पूछता, फिर किसी और से पूछता, नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा कुछ इशू आता तो प्रॉब्लम होता। तो भाई मेरा आंसर ये है, ज्यादा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, ज्यादा एक्यूरेट आंसर मेरा ये है। तो भाई करना आपको एलिमिनेशन से, या एलिमिनेशन से नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, एलिमिनेशन से करोगे तो फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आओ लास्ट केस स्टडी पे आज की। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे तो मजा आ जाएगा आपको। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। अब मैं जो असाइनमेंट शेयर करूंगा वो भी आपको अच्छे से करना है। और आ जाओ इस केस पर, पॉज करो, ये पढ़ो। ये भाई आपका बिजनेस पर्सपेक्टिव। भाई इतनी देर से हम जो क्वेश्चन कर रहे थे अलग अलग वे के कर रहे थे, ये बिल्कुल ही अलग है। ये आपको एक पूरा समझ लो बिजनेस सेटअप कराना है किसी को। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ लो भाई, फटाफट से पढ़ लो। देखते हैं भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा है शेखर करके बंदा है जो सिंगापुर से एमबीए करके आया है, होम टाउन अपने जमशेदपुर में। जमशेदपुर में पॉपुलेशन है 10 लाख लोगों की, जहां पे जो वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल पर इनकम है। ठीक है भाई, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन पर कैपिटल इनकम क्या होता है भाई? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन आप कर देते हो। तो भाई यहाँ की पर कैपिटल इनकम वन ऑफ द हाईएस्ट है। शेखर को म्यूजिक बहुत पसंद है, और वो एक दिन अपना गाना सुन रहा था जिसके दिमाग में आया कि भाई क्या मैं बिजनेस को पैशन बना सकता हूँ और पैशन से बिजनेस कर सकता हूँ। तो उसने थोड़े दिन बाद कोइंसिडेंटली ये देखा कि भाई फ्रेंचाइजी आ रही है, और उस फ्रेंचाइजी में है क्या, क्योंकि भाई जमशेदपुर में एक भी म्यूजिक आउटलेट अच्छा नहीं था। और उसने कहा कि भाई यहाँ के लोग अच्छा क्वालिटी ले सकते हैं, अच्छी वैरायटी ले सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम अच्छी है। तो उसने कहा कि क्या मैं ऐसा बिजनेस करूं। तो एक कंपनी थी म्यूजिक वर्ल्ड करके, जिसने भाई कहा था कि फ्रेंचाइजी ले लो। फ्रेंचाइजी ये होता है कि भाई बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, आप फ्रेंचाइजी लेके खोलते हो, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनोज हो गया। वैसे म्यूजिक वर्ल्ड था, वो अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा था, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि 1200 स्क्वायर फुट का आपको स्पेस चाहिए और 30 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्रॉफिट जो थे वो 3:7 में शेयर होते हैं, मतलब 100 रुपीज का प्रॉफिट है तो 30 रुपए म्यूजिक वर्ल्ड लेता, 70 रुपए जो थे वो शेखर को मिल जाते। तो भाई शेखर को काफी अच्छा लगा ये आइडिया। उसने बस ये सोचा कि 30 लाख रुपए क्या बहुत ज्यादा अमाउंट है क्या? उसके बाद पूरा अमाउंट नहीं था, और साथ में उसने सोचा था कि वो बैंक से बोरो कर लेगा, तो उसको कोई टेंशन नहीं थी। उसने पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो बैंक से बोरो करने की बात कर चुका था और थोड़ा बहुत अमाउंट उसके पास खुद भी था। बात आई थी कि ही मेड इंक्वायरीज विद अदर फ्रेंचाइज, जो अदर फ्रेंचाइजी थी जैसे पटना और रांची में, जहां पे सिमिलर फुटबॉल था, उनसे वहां पे बात करी। और उनसे बात करने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैं ठीक लग रहा है आइडिया। उसने फ्रेंचाइजी जो पटना वाली थी उससे बात करी, तो उसे लगा कि भाई 1-2 लाख रुपए महीने कमा रहा है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25 से 30% है। वो इस बात से सेटिस्फाइड हो गया और शेखर ने सोचा मैं बिजनेस करूंगा। अब भाई सबसे बड़ी बात आई यहाँ पे, इसके बाद जो होता है केस स्टार्ट होता है। उसने इस जगह देखनी स्टार्ट करी, भाई कौन सी जगह मुझे जगह लेनी चाहिए। जमशेदपुर में 3 मेजर मेजर जगह थी, बिस्तुपुर, साक्षी और सोनारी। तीनों की तीनों इंटरकनेक्टेड थी गुड रोड से, मतलब ऐसी कोई नहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। बिस्तुपुर जो था वो बिजनेस एरिया था, और यहाँ पे जो थे हाई एंड फॉर्मेट आते थे, मतलब जो हाई एंड रिटेल फॉर्मेट, जो अपर क्लास थे, अपर क्लास या हायर अपर क्लास, वो लोग आते थे यहाँ पे, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास। ठीक है, यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे, और एजुकेशन हब भी था ये सिटी का। दूसरे हैंड पे साक्षी जो था वो लोअर मिडिल क्लास बिजनेस एरिया था, और सोनारी जो था वहां पे रेजिडेंशियल पॉपुलेशन रहती थी। अब शेखर जो था वो बिस्तुपुर सेलेक्ट करने के मूड में था, क्योंकि बिस्तुपुर में भाई हाई एंड के लोग आते थे। लेकिन भाई वहां पे उसके सामने प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई भाई? बिस्तुपुर में एक तो जगह नहीं मिल रही थी, और बिकॉज क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉपुलर था, वहां पे हाई एंड लोग आते ही आते थे और एजुकेशन हब था, तो इसीलिए वहां पे भाई 30-40 रुपए पर स्क्वायर फीट की वहां पे रेंट देना पड़ता। जबकि साक्षी और सोनारी में जो रेंट था वो बिल्कुल हाफ था, 15 से 20 रुपीज, मतलब हाफ था। अगर यहाँ पे 1 लाख का रेंट दे रहा है, यहाँ 50,000 का ही जा रहा है। साथ में शेखर का एक फ्रेंड था साक्षी में जो रहता था, उसने बोला कि भाई बड़े बड़े जो ब्रांड है वो यहाँ पे साक्षी में इस समय खुल रहे हैं, एंड इट सीम्ड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन जमशेदपुर। जमशेदपुर का आज के डेट में सबसे प्रीमियम है। जैसे आप ये समझ लो कि जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव भाई एकदम कॉर्पोरेट के लिए बन चुका है, चंडीगढ़ में अब बन रहा है। तो वही वाला सीन था कि भाई आज के डेट में कॉर्पोरेट के लिए जो हो रहा है सीन, वो यहाँ पे हमें दिखाया गया है विद हाईएस्ट रेशियो ऑफ टीनेजर। और टीनेजर जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि भाई यहाँ पे एजुकेशन हब था बिष्टुपुर में, वैसे ही साक्षी में भी अब हाईएस्ट रेशियो आ रहे हैं। बट शेखर जो था वो कहता था भाई यार साक्षी में नहीं जाऊंगा, इमेज खराब हो जाएगी, और वो चाहता था भाई बिष्टुपुर के क्राउड को लोकेट करना।
अब जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी हाई रियल एस्टेट प्राइसेस एंड लो असेसमेंट ऑफ साक्षी मार्केट। दो प्रॉब्लम थी, एक तो ये प्रॉब्लम थी कि भाई बिस्तुपुर में रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत हाई थे, और दूसरा ये प्रॉब्लम था कि साक्षी मार्केट में कितना पोटेंशियल है ये शेखर को पता नहीं था। अब आपको हेल्प करनी है शेखर की कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसने क्या करा, इसने भाई गाड़ी ली और गाड़ी लेके चलने लगा और सोचने लगा अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो अब आपको बताना है क्या करना है या क्या नहीं करना। आओ फर्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, हाउ बेस्ट शुड शेखर रिजॉल्व हिज कंफ्यूजन। जो कंफ्यूजन है कि बिस्तुपुर में जाऊं या साक्षी में जाऊं। देखो कंफ्यूजन दो ही जगह रह गया, बिस्तुपुर और साक्षी। अब आपको बताना है भाई क्या करना चाहिए शेखर को। शेखर के सामने पहला क्वेश्चन है, बाय इन्वेस्टिंग इन द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट तो कर देंगे, लेकिन पता तो चले उसका कंफ्यूजन क्या। इन्वेस्ट करने से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इन्वेस्ट करने के लिए तो वो तैयार है, लेकिन कंफ्यूजन है, तो ये तो वेग है ऑप्शन। डू नॉट इन्वेस्ट इन द फ्रेंचाइजी एंड लुक फॉर अ ब्रांड नेम। क्या ये कंफ्यूजन है उसको? ये भी कंफ्यूजन नहीं है, गलत है। गो बैक टू द सिंगापुर एंड स्टार्ट टू फाइंड द ड्राइवर्स एंड पोटेंशियल। अब सिंगापुर जाने की तो बात ही नहीं कर रहा ना, सिंगापुर तो वेग है। सिंगापुर अगर चला जाएगा तो वहां से इसका कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कंफ्यूजन दूर करो, ये कह रहा है सिंगापुर चले जाओ, तो गलत है कहीं नहीं है। चौथा है, डू अ फर्दर इन डेप्थ स्टडी टू फाइंड द ड्राइवर्स एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। ये समझ में आ रहा है। कंफ्यूजन उसके सामने यही तो है कि साक्षी में जो है पोटेंशियल है कि नहीं है, वो चीज यहाँ पे चेक कर सकता है। पांचवा है, अप्रोच अनदर म्यूजिक कंपनी फॉर सेटिंग अप अ फ्रेंचाइजी। वो तो वही वाली बात हो गई ना, जो सेकंड वाला है वही ई वाला है, तो ये भी गलत है, ये वाली कंफ्यूजन। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी, डू अ फर्दर इन डेप्थ स्टडी। और स्टडी कर भाई, रिसर्च कर, वहां पे जाके लोगों से मिल, वहां पे जो ब्रांड खुले हुए हैं उन ब्रांड पे जाके बात कर कि भाई फुटबॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको बेटर पिक्चर मिलेगी कि भाई साक्षी में खोलना चाहिए या बिस्तुपुर में खोलना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। यहाँ पे आप देखो शेखर को बिजनेस सेट करा रहे हो, यहाँ एथिकल डायलेमा नहीं है, दिस इज अ बिजनेस परसेप्शन केस स्टडी। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैनेजरियल रोल लेना है, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज करो कि सेल पटना की एंड बिस्तुपुर इज लाइकली टू बी सेम, हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों में भाई वो अपना का सारा इन्वेस्टमेंट कवर कर लेगा। इन्वेस्टमेंट कितने का बच्चों? 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है जो शेखर करेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि जो रेंट है वो बिस्तुपुर का कितना पड़ेगा भाई? 1200 स्क्वायर फुट है, 40 रुपए के आसपास है, ये 30 है, तो भाई लगभग लगभग जो पड़ेगा वो हम एवरेज ले लेते हैं 30 और 40 का। 30 और 40 का तो भाई एवरेज पड़ेगा 42,000 का रेंट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बिस्तुपुर में। और सेल्स जो है वो बिल्कुल सेम है। पटना में सेल्स 1 से 2 लाख होती है, फिर से एवरेज ले लो 1.5 लाख, 1.5 लाख ले लो। और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 25 से 30% है, तो भाई इसका भी एवरेज ले लो 27.5। अगर आपको कभी रेंज दे रखी होती है ना, तो रेंज का एवरेज ले लो, तो भाई 25 से 30% प्रॉफिट मतलब 27.5% प्रॉफिट मान लो। वो कह रहा है 1 से 2 लाख का रेवेन्यू, तो 1.5 लाख का रेवेन्यू मान लो। वो कह रहा है रेंट जो है वो 30 से 40 है, तो भाई आप 35 मान लो, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लो, और यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे भाई 27.5 का इसका प्रॉफिट रेशियो है, 1.5 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, तो भाई 30 लाख रुपए रिकवर करने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन पैसा रिकवर नहीं होगा। तो मे बी नेवर। भाई आप सोचो ना, 1.5 लाख में सिर्फ 1.5 लाख का रेवेन्यू, उसमें से 42,000 तो आपका भाई रेंट चला गया। उसके बाद भाई कुछ पैसा और भी मानोगे कि नहीं मानोगे? रेंट का खर्चा मानोगे, वो भी चला गया। उसके बाद वो प्रॉफिट का 3:7 में डिवाइड होगा। भाई इसको 70% नहीं मिलेगा शेखर को, इस 27.5 का 70%, तो मतलब बहुत कम हो गया, मतलब भाई बहुत ही कम हो गया। तो मे बी नेवर, नेवर भाई कभी नहीं कर पाएगा वो रिकवर, कोई फायदा नहीं है करने का, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिजनेस के बारे में सोचना है। आओ थर्ड पे। थर्ड क्या है, व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर शेखर्स बायर्स इन फेवर ऑफ बिस्तुपुर। भाई शेखर जो है वो बिस्तुपुर में क्यों खोलना चाहता था, ये आपको मुझे बताना है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको भाई थोड़ा सा आपको लॉजिक बनाना है भाई, आपको अपना बिल्ड करना है। यहाँ पे एलिमिनेशन चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व होगा। क्राउडेड इमेज ऑफ साक्षी, क्राउडेड पहले देखते हैं सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। कहीं पे क्या मेंशन किया हुआ है कि शेखर के दिमाग में क्राउडेड इमेज थी साक्षी की? ऐसा तो कहीं नहीं है, उसे तो भाई जबकि क्राउड चाहिए, तो ऐसा है नहीं। तो ये इसने भाई लो इमेज बोला हुआ है, इसने बोला है वो लो इमेज है, लेकिन क्राउडेड इमेज है ये नहीं बोला हुआ है ना, तो ये बात गलत है, ये भाई बिल्कुल गलत है। उसके बाद भाई थर्ड देखते हैं, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शेखर टू एसोसिएट नॉन बिस्तुपुर विद गुड क्वालिटी। पॉइंट है भाई, पॉइंट है, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही है। बट ये क्या बायसनेस का ओनली रीजन हो सकता है? ये देखेंगे, अगर हमें इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिला तो हमें सी के साथ जाना पड़ेगा। हायर रेंटल्स इन बिस्तुपुर, क्या ये रीजन था? सोचो 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 भाई, ये रीजन नहीं था, ये रीजन नहीं था, ये तो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन हायर रेंटल जो थे, हायर रेंटल जो थे वो तो अपोजिट है। अगर मैं कह रहा हूं कि शेखर बायस है बिस्तुपुर की तरफ, तो वो बिस्तुपुर की बायस इसलिए कि क्योंकि वहां रेंट आई है? नहीं, ये तो सेंटेंस अपोजिट है। वो अगर ये बोलता कि वो बायस है साक्षी की तरफ, क्यों? क्योंकि वहां पे लो रेंट है, तो पॉइंट समझ में आता, हाँ भाई एक रीजन है ये। लेकिन बिस्तुपुर में तो ऑलरेडी हाई रेंट है,
हाई रेंट है उसके बाद वो बायस होगा कि बिस्तु तरफ करो, नहीं होगा, तो बिस्तु, ये वाला ऑप्शन गलत है। उसका पेट्रोन ऑफ बिस्तु शॉप्स बाय एग्जीक्यूटिव देयर फैमिलीज, ये भी कहीं मेंशन नहीं है। अब मेरे पास ए और सी बचा, ए वाला हमने पढ़ा नहीं, ए पढ़ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ कॉलेज गोइंग क्राउड एज ही फेल्ट दैट द कस्टमर्स फॉर द लेटेस्ट म्यूजिक। अब ए भी सही है, यहाँ पे मेरे पास सी भी सही है, लेकिन जो सी है वो क्या इसी मतलब जो शेखर है वो सिर्फ बिस्तुपुर के लिए इसलिए बायस था क्योंकि उसने सोचा था कि जो नॉन बिस्तुपुर एरिया है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं चाहते, नहीं, वो एक रीजन था, बट वो उसकी बायसनेस का रीजन नहीं था। वो बिस्तुपुर में सेटअप जरूर करना चाहता था क्योंकि उसने कहा कि वहां पे भाई हाई एंड लोग आते हैं, हाई प्रीमियम लोग आते हैं, लेकिन वो बायस जो था वो इसलिए था क्योंकि उसे पता था वहां पे भाई एजुकेशन हब है और वहां पे भाई कॉलेज गोइंग क्राउड है और लेटेस्ट म्यूजिक जो होता है वो कॉलेज गोइंग क्राउड ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो मेरा ए आंसर जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है सी से, तो मेरा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है काफी इंटरेस्ट, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन क्राइटेरिया इन सच अ बिजनेस सिचुएशन। अब ये पांचों सही है भाई, पांचों सही है, आपको चेक करना है ज्यादा सही कौन सा है भाई। इस पूरे केस में बच्चों मुझे ये बताओ, इस पूरे केस में मुझे बताओ, क्या कहीं भी चेंज इन म्यूजिक इंडस्ट्री की बात हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही, ये हम खुद ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर मार्केट ग्रोथ की बात हो रही है कि नहीं हो रही? साक्षी की थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन वो मार्केट ग्रोथ क्या म्यूजिक की बात हुई? नहीं हुई। प्रॉफिटेबिलिटी की बात हुई कि भाई चाहता है शेखर कि भाई पहले महीने मेरा प्रॉफिट हो जाए, क्या ऐसी बात हुई कहीं भी? कहीं भी नहीं हुई, तो ये भी गलत है। अब बात आई फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और रियल एस्टेट प्राइसेस। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से क्या चीज है? क्या फाइनेंशियल बर्डन था? नहीं था। यहां अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा था तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई फाइनेंशियल क्रंच था। हाँ, ये लिखा हुआ था कि वो बोरो कर लेगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि एज अ एंटरप्रेन्योर उसका पैसा ही नहीं है। उसको एक प्रॉब्लम थी पैसे की, बट वॉज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन क्राइटेरिया? नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन क्राइटेरिया वॉज रियल एस्टेट प्राइसेस। तभी तो वो कंफ्यूज हो रहा था, मैं साक्षी जाऊं या बिस्तुपुर जाऊं, क्योंकि बिस्तुपुर में 40,000 की जगह थी तो साक्षी में 20,000 की जगह थी। ये पूरे पैसेज का एसेंस था, ना कि ये एसेंस था फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। काफी बच्चों ने ये गलत किया था, लेकिन हमें पता है हमें 2 ग्रे मिलेंगे, तो हम जो बेटर होगा उसको टिक करेंगे। तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया रियल एस्टेट के प्राइस। आई होप भाई आपने काफी सारा डिटेल में पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग यहाँ पे मेरे साथ सीख लिया है, एंड नाउ यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट कि किस तरह से आप अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करोगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन को टैकल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम पे चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, वो फॉलो कर सकते हो, एंड वेबसाइट है studybus.co.in। यहाँ पे हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अगर आपको बाय करनी है, कोई टेस्ट सीरीज बाय करनी है, कोई आपको क्रैश कोर्स चाहिए, तो यहाँ पे जाके आप सारी की सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। अगर आपको भाई वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है भाई यहाँ से आप काफी कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि भाई हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।